BTTH, मैंने जुना से शादी की लेकिन उसने हमारी शादी को पूरा करने से इनकार कर दिया। अध्याय 11, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र की यात्रा। महाद्वीप का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र कई ऐसे व्यक्तियों का घर था जिनके पास उच्च भाग्य और क्षमता थी। अगर गूफी वहां उनकी भावनाओं को जगा सकता है तो ये गू दायरे में रहने से कहीं बेहतर होगा। अपनी वर्तमान ताकत के साथ वह निश्चित रूप से उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में पैर जमाने में सक्षम होगा। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र बंजर था, संसाधनों की कमी के कारण शक्तिशाली व्यक्तियों के उभरने में मुश्किल थी। हालांकि वहां शीर्ष व्यक्ति थे लेकिन उनकी समग्र शक्ति अभी भी पूर्वी क्षेत्र की तुलना में कम थी। गूफेर की व्यक्तिगत ताकत का उल्लेख नहीं करना सिर्फ ये तथ्य कि वह 7वीं कक्षा की गोलियों को परिष्कृत कर सकता था उसे उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के कई शक्तिशाली परिवारों द्वारा अत्यधिक मांग वाला अतिथि बना देगा। आखिरकार 7वीं कक्षा की गोलियां ऐसी चीज नहीं थीं जो आपको उस क्षेत्र में आसानी से मिल सकती थीं। जाने का मन बना लेने के बाद गूफी ने तैयारी शुरू कर दी। उसने पूरी तरह से तैयार हुए बिना कभी लड़ाई नहीं लड़ी। हालांकि उसे अपनी क्षमताओं पर भरोसा था लेकिन वह अनावश्यक जोखिम लेना पसंद नहीं करता था। बेहतर होगा कि आप अच्छी तरह से तैयार रहें। गू क्षेत्र खेती के संसाधनों और दुर्लभ औषधीय जड़ी बूटियों से समृद्ध था। अगर गूफी उनका उपयोग नहीं करता तो ये बेकार हो जाता। उसकी स्थिति और युवा पीढ़ी से उसकी दुर्जय शक्ति के लिए मिली मान्यता को देखते हुए उसके पक्ष में कई संसाधन आवंटित किए गए थे। ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि उसके दादा ब्लैक सबमर्ज्ड किंग थे। 7वीं कक्षा की गोली को परिष्कृत करने के बाद कई कीमती जड़ी बूटियां बची थीं और गूफी ने उन सभी को इकट्ठा किया। उसने खेती के कई संसाधन भी पैक किए और उन्हें अपने स्टोरेज रिंग में भर दिया। पिछले कुछ दिनों से गूफी संसाधन इकट्ठा करने में व्यस्त था जिससे वह कुछ हद तक उन्मत्त हो गया था। एक बार जब उसने आखिरकार ब्रेक लिया तो उसे एहसास हुआ कि वह अपने दादा गूली को सूचित करना भूल गया था। वह धीरे धीरे दरवाजे तक गया और खटखटाया। एक पल के बाद गूली ने दरवाजा खोला और अपने हमेशा एकांत प्रिय पोते को देखकर मुस्कुराया। हालांकि गूली गूफी के दादा थे लेकिन वे ज्यादा बूढ़े नहीं लग रहे थे। इसके विपरीत गूली का चेहरा सुंदर था और वह सीधा सादा था। वह 30 या 40 साल का लग रहा था। उसकी आंखें हल्की सी चमक रही थीं। हालांकि गूली में डूक्यू के कोई लक्षण नहीं थे लेकिन गूफी को पता था कि उसके दादा जब चाहे तब घातक हो सकते हैं। अगर कोई भी उसकी शक्ल सूरत के आधार पर उसे कम आंकेगा तो उसे निश्चित रूप से अपनी जान गंवानी पड़ेगी। दादाजी, मैं यात्रा करने और अन्वेषण करने की योजना बना रहा हूँ। गू दायरे में रहने से मुझे मजबूत बनने में मदद नहीं मिलेगी, गूफी ने स्पष्ट रूप से कहा, ये जानते हुए कि गोली समझ जाएगा। गूली ने पहले ही गूफेफ के जुन एयर से अलग होने के बारे में सुना था। हालांकि उसने गूफी की सक्रिय रूप से तलाश नहीं की थी लेकिन वह जानता था कि गूफी के शांत और उदासीन व्यवहार के बावजूद उसका पोता शायद सबसे अच्छे मूड में न हो। गूली को अच्छी तरह याद था कि जब उसने पहली बार जुन एयर का पीछा किया था तो गूफेल के चेहरे पर कितनी गहरी खुशी थी। जब गू युआन ने उनकी शादी को मंजूरी दी तो गूफेल के चेहरे पर खुशी अविस्मरणीय थी, यहाँ तक कि गूली ने भी अच्छे स्वभाव से हंसा था। अब गूफी अधिक परिपक्व हो गया था, उसकी भावनाएं अब उतनी दिखाई नहीं देती थीं। गूली को यकीन नहीं था कि यह बदलाव अच्छा था या बुरा, वह बस चाहता था कि उसका पोता स्वस्थ और खुश रहे। अगर गूफी जाना और अन्वेषण करना चाहता था तो शायद यह अच्छी बात थी। गूली को इस बात की ज्यादा चिंता नहीं थी कि गूफेर का ताकत बढ़ेगी। उनकी नज़र में उनका पोता पहले से ही असाधारण था, उसके पास असाधारण प्रतिभा थी और निश्चित रूप से भविष्य में महान ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। समय कोई मुद्दा नहीं था। गूली को सबसे ज्यादा उम्मीद यही थी कि गूफेई को खुशी मिलेगी। इसके अलावा गूफेई हमेशा से ही ऐसा व्यक्ति था जो अपने मन की बात जानता था। चूंकि उसने फैसला कर लिया था, गूली उसका समर्थन करके खुश था। उसने गूफेल को कई बेशकीमती संपत्तियां और बड़ी मात्रा में खेती के संसाधन भी दिए जिन्हें गूफेई के पास अपनी मिश्रित भावनाओं के बावजूद स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सब कुछ इकट्ठा करने के बाद गूफेई ने गूली को एक साधारण विदाई दी और चुपचाप गू दायरे से निकल गया। गूली के अलावा उसने अपने जाने के बारे में किसी को नहीं बताया। बॉट गूफेल गू दायरे में एक प्रमुख व्यक्ति था। जब वह कुछ दिनों के लिए अनुपस्थित था तो चतुर लोगों को यह पता लगाने में देर नहीं लगी कि वह गू दायरे से निकल गया है। हालांकि यह एक और समय की कहानी है। इस समय गूफी पहले ही गू क्षेत्र को छोड़ चुका था। गू पवित्र शहर में प्रवेश कर चुका था और पूर्वी क्षेत्र में आ गया था। गू पवित्र शहर गू क्षेत्र और बाहरी दुनिया के बीच का प्रवेश द्वार था। जैसे ही वह अंतरिक्ष से बाहर निकला उसने महसूस किया कि उस पर कई तीखी निगाहें हैं। गू पवित्र शहर में बाहरी लोगों के प्रवेश पर सख्त पाबंदी थी और वहां तैनात ज्यादातर लोग शक्तिशाली गू कबीले के सदस्य थे। इन शक्तिशाली व्यक्तियों ने गूफी को युवा पीढ़ी के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में पहचाना, लेकिन अच्छी तरह से प्रशिक्षित होने के कारण उन्होंने बातचीत के लिए उससे संपर्क नहीं किया। वे बस अपनी जगह पर खड़े रहे, अपनी आंखों में प्रशंसा के साथ गूफी को देखते रहे।
गूफी शहर के द्वार की ओर जाने से पहले एक पल के लिए रुका। द्वार पर मौजूद पहरेदारों ने उसका सम्मानपूर्वक अभिवादन किया और फिर उसे जाने देने के लिए एक तरफ हट गए। अगर गू पवित्र शहर पूर्वी क्षेत्र में सबसे प्रसिद्ध था, तो गू कबीला पूरे पूर्वी क्षेत्र का पूर्ण शासक था। केंद्रीय राज्य का पूर्वी क्षेत्र विशाल था और सभी प्रकार के लोगों से भरा हुआ था। इसे नेविगेट करने का सबसे आसान तरीका खुद को गू कबीले की सहायक सेनाओं में से एक के साथ जोड़ना था। कुछ लोग गू कबीले के सदस्यों को भगवान के रूप में पूजते थे, उनकी कट्टर भक्ति के साथ पूजा करते थे, जो आश्चर्यजनक था। अगर गूफी ने पूर्वी क्षेत्र में विकास करना चुना होता तो उसके लिए यह आसान होता, लेकिन जबकि पूर्वी क्षेत्र महान था, ये वह जगह नहीं थी जहां गूफी खुद को शांत करना चाहता था। वह अपेक्षाकृत कठोर उत्तर पश्चिमी क्षेत्र की ओर जा रहा था। अब तक गूफी उत्तर पश्चिमी क्षेत्र की ओर जा रहा था जब उसे एक अप्रत्याशित सिस्टम अधिसूचना मिली। जुना को पछतावा होता है। भावना मूल्य में 300 की वृद्धि हुई। इस बीच गू क्षेत्र में गूफी के जाने की खबर गुप्त रूप से फैल गई थी और इसे सुनकर जुन एर को और भी अधिक अफसोस हुआ। लेकिन यह एकमात्र सूचना थी जो गूफी को मिली थी और उसने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। गू क्षेत्र में हालांकि जुन एर पछतावे से भरी हुई थी, लेकिन वह जियाओ यान की सुरक्षा के बारे में और भी अधिक चिंतित लग रही थी। जब से गू याओ के आदमियों ने जियाओ यान को मारने की कोशिश की थी, उसे गंभीर रूप से घायल और लापता छोड़ दिया था, तब से जुन एर ने उसे फिर कभी नहीं देखा था। जुन एर ने खुद को आश्वस्त किया कि वह जियाओ यान को खोजने के लिए उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में जा रही थी, इसलिए नहीं कि गूफी भी वहां गया था। खुद को आश्वस्त करने के बाद उसने गू क्षेत्र से चुपके से बाहर निकलने और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र की ओर जाने का फैसला किया। गू क्षेत्र में उस दिन कई लोगों ने जुन एर के चुपचाप चले जाने को देखा। हालांकि वह किसी की नज़र में आए बिना भाग जाना चाहती थी, लेकिन उसकी विचलित अवस्था ने उसे पकड़ लिया और कुछ लोगों को एहसास हुआ कि वह गू दायरे से निकल चुकी है। चून की सबसे प्रतिभाशाली युवा लोगों में से दो, गूफी और जुन एर, एक के बाद एक गू दायरे से निकल चुके थे, इसलिए कई लोग भावुक हो गए थे। क्या आपको लगता है कि गूफी और जुन एर ने अवसरों की तलाश में गू दायरे को छोड़ा? अगर गूफी जैसी अद्वितीय प्रतिभा भी चली जाती है, तो क्या हमें मजबूत होने के लिए गू दायरे में रहना चाहिए, या हमें भी उसके नक्शे कदम पर चलना चाहिए और चले जाना चाहिए? गू कबीले के सदस्य हमेशा से मजबूत थे, लेकिन वे ताकत का भी सम्मान करते थे। वे मजबूत बनने के लिए कुछ भी कर सकते थे, हालांकि वे छल कपट का सहारा नहीं लेते थे। BTTH, मैंने जुना से शादी की, लेकिन उसने हमारी शादी को पूरा करने से इनकार कर दिया। अध्याय 12, पहला पड़ाव, ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र। गूफी और जुना दोनों ही गू कबीले के प्रतिभाशाली लोग थे, जिन्हें कबीले के युवा सदस्य बहुत पसंद करते थे और उनका अनुसरण करते थे। गूफी की प्रशंसा करने वाली कई युवतियों ने जब सुना कि वह जा रहा है, तो उसके पीछे चलने के बारे में सोचा ताकि उसका स्नेह जीत सकें। वे उसके साथ उसकी यात्रा में जाने और संभवतः उसे अपने प्यार में डालने का सपना देखती थीं। हालांकि जब गू युआन और गूली सहित गू कबीले के उच्च अधिकारियों को इन योजनाओं के बारे में पता चला, तो वे चिंतित हो गए। वे गूफी और जुना के जाने को सबसे पहले नोटिस करने वाले थे, क्योंकि वे अपनी ताकत के कारण गू दायरे में किसी भी गड़बड़ी को महसूस कर सकते थे। उन्होंने गूफी को खुद की रक्षा करने की क्षमता के कारण जाने दिया, लेकिन गूफी के चले जाने के बाद गू कबीले में कोई भी ऐसा नहीं बचा था जो उसकी ताकत से मुकाबला कर सके, जिससे युवा सदस्यों की सुरक्षा के बारे में चिंता होने लगी। गू कबीले के नेता गू युआन के साथ इस मामले पर चर्चा करने के लिए भव्य हॉल में एकत्र हुए। वे सभी युवा पीढ़ी को गू दायरे से बाहर जाने देने का विरोध कर रहे थे, क्योंकि उनका मानना था कि दायरे के भीतर प्रचुर ऊर्जा साधना के लिए अधिक फायदेमंद थी। परिणामस्वरूप उच्च अधिकारियों ने हस्तक्षेप किया, किसी और को जाने से रोक दिया, और गू युआन ने औपचारिक आदेश जारी कर दूसरों को गू दायरे से बाहर जाने से मना किया। इस आदेश के साथ गू कबीले में शांति लौट आए, हालांकि यह कितने समय तक चलेगी यह अनिश्चित था। इस बीच गूफी ने अपनी यात्रा में स्थानिक वर्महोल से यात्रा की। महाद्वीप के पूर्वी क्षेत्र और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के बीच की दूरी बहुत बड़ी थी, जिसके लिए वर्महोल की मदद से भी कई महीनों तक लगातार यात्रा करनी पड़ती थी। यात्रा चुनौतियों से रहित नहीं थी, क्योंकि गूफी को रास्ते में कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। गूफी को हमेशा गूली ने अपनी युद्ध ऊर्जा को छुपाए रखने की शिक्षा दी थी, ताकि दूसरे उसकी असली ताकत का अंदाजा न लगा सकें। गूली खुद बिना किसी दृश्यमान डूक्यूई के एक साधारण व्यक्ति के रूप में दिखाई दिए, लेकिन जो कोई भी उसे कम आंकता था, उसे जल्द ही इसका पछतावा होता था। गूली ने अपनी युवावस्था में कठिन तरीके से यह सबक सीखा था। एक बार वह अपनी क्षमताओं पर बहुत अधिक आश्वस्त हो गया था, जब तक कि वह एक कमजोर प्रतिद्वंद्वी के सामने आसानी से पराजित नहीं हो गया। इस अनुभव ने उसे विनम्रता और विवेक का मूल्य सिखाया, जो सबक उसने गूफी को दिया। गूफी स्वाभाविक रूप से चतुर, जल्दी से अपनी ऊर्जा को छिपाने की कला में निपुण हो गया, शक्तिशाली को निगलने के लिए कमजोर का खेल खेलना सीख गया।
तब से उसने शायद ही कभी अपना पूरा डू क्यू जारी किया, यहाँ तक कि गुयुआन और गुली जैसे लोगों को मूर्ख बनाने में कामयाब रहा। हालांकि उनकी प्रशंसा करने वाली युवा पीढ़ी ने एक बदलाव देखा कि वे अब उनकी ऊर्जा को महसूस नहीं कर सकते थे, जिससे उन्हें विश्वास हो गया कि उनकी ताकत एक अथाह स्तर तक बढ़ गई है, जिससे उनके प्रति उनकी श्रद्धा और भी गहरी हो गई। लेकिन स्थानिक वर्महोल के माध्यम से अपनी यात्रा पर कई व्यक्तियों ने गूफी पर ध्यान दिया। हालांकि उनकी पोशाक साधारण लग रही थी, लेकिन गहरी नज़र वाले लोग सामग्री की दुर्लभता को समझ सकते थे। लगभग विलुप्त हो चुके क्लाउड बीस्ट की खाल से बने उनके क्लाउड वॉकिंग बूट विशेष रूप से उल्लेखनीय थे। कमजोर दिखने वाले किसी व्यक्ति पर ऐसी मूल्यवान वस्तुओं की उपस्थिति ने गूफी को वर्महोल में छिपे हुए अपराधियों के लिए एक प्रमुख लक्ष्य बना दिया। भागते हुए अपराधी जो अपने पीछा करने वालों से बचने के लिए वर्महोल को छिपने के लिए इस्तेमाल करते थे। इन अपराधियों को किसी की परवाह नहीं थी किसी व्यक्ति की पृष्ठभूमि, वे तब हमला करते थे जब उन्हें लगता था कि लक्ष्य मूल्यवान और कमजोर है। परिणामस्वरूप गू फेई ने खुद को लगातार हमलों के तहत पाया। हमलावरों ने उसे मारने और उसके खजाने को चुराने की कोशिश की। हालांकि उसने प्रत्येक हमले को तेजी से और बेरहमी से निपटा, जिससे ये स्पष्ट हो गया कि वह कोई आसान शिकार नहीं था। उसकी जबरदस्त ताकत के प्रदर्शन ने आगे के प्रयासों को तुरंत हतोत्साहित कर दिया, जिससे वह शांति से अपनी यात्रा जारी रख सका। गू फेल का पहला गंतव्य ब्लैक कॉनक क्षेत्र था। अपनी साधना पद्धति के कारण उसे एक अलग तरह की आग को अवशोषित करने की आवश्यकता थी और उसने हान फैंग की सी हॉट फ्लेम को जब्त करने की योजना बनाई। 2.5 महीने की कठिन यात्रा के बाद गू फेई आखिरकार कुख्यात ब्लैक कॉनक क्षेत्र में पहुंच गया, जो अपनी अराजकता और अत्यधिक खतरे के लिए जाना जाता है। अपने अनोखे भूगोल से आकार लेने वाला यह क्षेत्र महाद्वीप का सबसे अराजक क्षेत्र बन गया था, शक्तिशाली भगोड़ों के लिए एक आश्रय स्थल जिन्होंने सबसे क्रूर नियम स्थापित किए थे। ब्लैक कॉनक क्षेत्र में कोई कानून नहीं था, केवल जंगल का कानून था जहां ताकतवर लोग कमजोरों का शिकार करते थे। यहाँ कमजोरों को जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं था। ये शुद्ध अस्तित्व की जगह थी जहाँ कोई भी दिन के उजाले में भी अत्याचार कर सकता था, बशर्ते कि वे अपने शिकार को समझदारी से चुनें। ब्लैक कॉनक क्षेत्र में महिलाएं अक्सर पुरुषों की तुलना में अधिक खतरनाक होती थीं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वे ऐसे कठोर वातावरण में जीवित रहने में कामयाब रही थीं। इसके अलावा ब्लैक कॉनक क्षेत्र महाद्वीप पर खुफिया जानकारी के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में कार्य करता था, जहां प्रतिदिन अनगिनत जानकारी आती जाती रहती थी। BTTH, मैंने जुना से शादी की, लेकिन उसने हमारी शादी को पूरा करने से इनकार कर दिया। अध्याय 13, सी हॉट फ्लेम को जब्त करना। ब्लैक कॉनक क्षेत्र शक्ति के लिए सबसे तेज शॉर्टकट प्रदान करता है अगर और केवल अगर आपके पास जीवित रहने के लिए ताकत और संसाधन हैं। अन्यथा आप किसी भी प्रसिद्धि को प्राप्त करने से पहले अपना जीवन खो देंगे। पूरे महाद्वीप में अपनी अराजकता के लिए जाना जाता है। इस क्षेत्र में प्रतिदिन शक्तिशाली व्यक्ति मरते हैं, जबकि अन्य लोग भाग्य और चुनौती की तलाश में आते हैं। ये स्थान मृत्यु, चुनौतियों और प्रलोभन की भूमि है। यहाँ दुर्लभ उच्च स्तरीय तकनीकें, युद्ध कौशल, दिव्य हथियार, कवच, औषधीय कड़ाही, जड़ी बूटियां और उन्नत गोलियां आसानी से उपलब्ध हैं यदि आप पैसे या अन्य साधनों के रूप में कीमत चुकाने को तैयार हैं। हालांकि ब्लैक कॉनक क्षेत्र में कुछ भी बिना कीमत के नहीं मिलता है। हालांकि यह गूफी का ब्लैक कॉनक क्षेत्र में पहला समय था, लेकिन वह अंदर की शक्तियों के बारे में अच्छी तरह से जानता था। अपनी उपस्थिति को छिपाते हुए उसने सावधानी से जानकारी एकत्र की और जल्द ही फैंग सिटी की स्थिति का पता लगा लिया। फैंग सिटी बहुत बड़ी नहीं थी, ये जियानान की आंतरिक अकादमी के आसपास के पहाड़ों से परे स्थित थी। हालांकि ब्लैक कॉनक क्षेत्र में इसका महत्वपूर्ण प्रभाव था, क्योंकि यह क्षेत्र के सबसे प्रमुख कीमियागर हान फैंग का घर था, जिन्हें चिकित्सा के सम्राट के रूप में जाना जाता था। 6 स्तरीय कीमियागर के रूप में हान फैंग ने विभिन्न गुटों और यहाँ तक कि शक्तिशाली व्यक्तियों से भी बहुत सम्मान प्राप्त किया। यहाँ तक कि पूरे महाद्वीप में एक 6 स्तरीय कीमियागर महत्वहीन से बहुत दूर था, अक्सर एक औसत डू सम्राट या यहाँ तक कि एक डू पूर्वज से भी अधिक सम्मान प्राप्त करता था। ऐसी थी उसकी क्षमता वाले कीमियागर की शक्ति। फैंग सिटी, जिसका नाम हान फैंग के नाम पर रखा गया था, ब्लैक कॉनक क्षेत्र के उन कुछ शहरों में से एक था जिसे इस तरह का सम्मान प्राप्त था। अराजकता और रक्तपात की भूमि में एक दुर्लभ विशिष्टता। फैंग सिटी के केंद्र में एक बांस का बाग था, जो बाहर की हलचल भरे बाजार से बिल्कुल अलग था। इस बाग की सुरक्षा बहुत कड़ी थी और घुसपैठियों का सामना घातक बल से किया जाता था। हर साल इन पहरेदारों द्वारा कई लोगों को सिर्फ इसलिए मार दिया जाता था क्योंकि वे ग्रोव के पास जाते थे, जिससे ये शांति का स्थान बन जाता था, लेकिन कई लोगों के दिलों में यह निषिद्ध क्षेत्र भी बन जाता था। ग्रोव के अंदर एक बांस का घर था, जिसमें एक ऊंचा खिड़की वाला कमरा था, जहां एक कीमियागर की पोशाक पहने एक आदमी क्रॉस लेग बैठा था, जो अपने हाथ में एक नुस्खे पर गहराई से ध्यान केंद्रित कर रहा था। पोशाक के पीछे एक सावधानीपूर्वक तैयार किया गया फैंग चरित्र था। जब वह आदमी शांत एकाग्रता में बैठा था तो उसका सिर अचानक ऊपर उठा, उसकी तीखी आंखें आसपास के वातावरण को स्कैन कर रही थीं।
गूफी पहले ही पास में आ चुका था और हालांकि हान फैंग को कुछ भी असामान्य नहीं लगा, लेकिन उसके अंदर बेचैनी की भावना उमड़ पड़ी। उसकी आंखों ने क्षेत्र को स्कैन किया, लेकिन उसकी डूबी हुई युद्ध ऊर्जा इंद्रियों ने कोई गड़बड़ी नहीं देखी। हान फैंग असहज महसूस करता है। जोड़ 1-5 भावनात्मक अंक। जैसे ही हान फैंग ने अपना सिर फिर से नीचे किया, गूफी चुपचाप दिखाई दिया, उसके ठीक एक कदम पीछे खड़ा था। हान फैंग ने जल्दी से पलट कर देखा। गुफेर के अचानक प्रकट होने से वह चौंक गया और उसके पसीने छूटने लगे। हान फैंग को डर लगता है। जोड़ 2-0 भावनात्मक अंक। ये कैसे संभव है? हान फैंग ने सोचा, हैरान होकर कि कोई उसके सभी बचावों को दरकिनार करके बिना किसी को पता लगे अचानक उसके पास आ गया। वह गूफेर के इरादों के बारे में अनिश्चित था और जल्दबाजी में काम करने की हिम्मत नहीं कर पाया। हालांकि गूफी कमजोर लग रहा था, लेकिन ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में अपने समय से अनुभवी हान फैंग ने सहज रूप से उसमें खतरे को महसूस किया। समय के लिए रुकते हुए हान फैंग ने अपनी मुट्ठियां विनम्रता से बांधी और पूछा, छोटे भाई, तुम मेरे बांस के घर में अचानक क्यों आ गए? हान फैंग, मैं तुम्हारी सी हॉट फ्लेम के लिए आया हूँ, गूफी ने अपना उद्देश्य बताते हुए स्पष्ट रूप से उत्तर दिया। हान फैंग हैरान और क्रोधित दोनों था। सी हॉट फ्लेम उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, इसे खोने से उसकी कीमियागर क्षमताएं काफ़ी कम हो जाएंगी। गूफी कहीं से भी प्रकट हो गया था, उसकी सबसे बेशकीमती संपत्ति की मांग कर रहा था। हान फैंग के भीतर क्रोध उमड़ पड़ा, क्योंकि उसे संदेह था कि गूफी के पास कुछ खजाना होना चाहिए जो उसे सर्वोच्च शक्तिशाली होने के बजाय अपनी उपस्थिति को छिपाने की अनुमति देता है। हान फैंग की आंखें सिकुड़ गईं, क्योंकि उसने अपनी उंगली को हिलाया, एक गहरी नीली लौ को बुलाया जो साफ झील के पानी की तरह थी, जिसने उसे पूरी तरह से घेर लिया। लौ, हालांकि पानी की तरह दिख रही थी, स्पष्ट रूप से एक आग थी, और जैसे ही यह बढ़ी, हान फैंग की आत्मा की शक्ति नाटकीय रूप से बढ़ गई। हान फैंग ने अपनी आंखें खोलीं और गुस्से से हंसा, सी हॉट फ्लेम यही है। अगर तुम हिम्मत करो, आओ और इसे ले लो। हालांकि वह दृश्य जिसकी उसने उम्मीद की थी, गूफेई को जलाकर राख कर दिया जाना, सामने नहीं आया। गूफेई ने अपना हाथ बढ़ाया और सी हॉट फ्लेम उसके सामने जम गई, आगे बढ़ने में असमर्थ। ये देखकर हान फैंग को आखिरकार एहसास हुआ कि न तो वह और न ही बांस के घर में हर कोई मिलकर गूफेर की ताकत का मुकाबला कर सकता है। हालांकि अनिच्छुक, हान फैंग ने अपना हमला रोक दिया। असहाय रूप से अपना सिर हिलाते हुए उसने सी हॉट फ्लेम को गूफेर को सौंप दिया। 15वीं रैंक की स्वर्गीय लॉ द्वारा हमला किए जाने के बावजूद गूफेर की अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही। उसने सी हॉट फ्लेम ले ली और जाने के लिए मुड़ गया। हालांकि वह जानलेवा इरादे रखने के लिए हान फैंग को मार सकता था, गूफेई समझ गया कि अगर कोई उसकी सबसे कीमती चीज़ की मांग करता है तो वह शायद उन्हें भी मारना चाहेगा। इसलिए उसने हान फैंग की जान बचाई। इसके अलावा याओ लाओ और जियाओ यान के साथ हान फैंग की दुश्मनी गूफेर की चिंता का विषय नहीं थी। जैसे ही गूफी ने सी हॉट फ्लेम को अवशोषित किया, उसे तुरंत आराम का एहसास हुआ। उसने जो महान ज्वाला हृदय सूत्र विकसित किया था, वह एक साधारण अग्नि विशेषता स्वर्ग स्तरीय तकनीक थी, लेकिन भावनात्मक बिंदुओं का उपयोग करके एक बार विकसित होने के बाद इसमें परिवर्तन हो गया था। आमतौर पर एक व्यक्ति अपने जीवनकाल में केवल एक प्रकार की स्वर्गीय ज्वाला को परिष्कृत कर सकता था, क्योंकि ये अग्नि अत्यंत हिंसक होती थी। यहाँ तक कि यान कबीले का नेता भी केवल 2 अलग अलग स्वर्गीय ज्वालाओं को एक नई में जबरन विलय कर सकता था। लेकिन इस उत्परिवर्तित तकनीक के साथ गूफी 5 अलग अलग स्वर्गीय ज्वालाओं को मिला सकता था। उस समय गूफी ने सी हॉट फ्लेम पर ध्यान केंद्रित किया, उसे जबरन अपने शरीर में अवशोषित कर लिया। अनजाने में एक शक्तिशाली आभा लीक हो गई, जिससे हान फैंग का चेहरा भयानक दबाव में मौत की तरह पीला पड़ गया। हान फैंग को अत्यधिक भय महसूस हुआ। जोड़ 3-0 भावनात्मक अंक। गूफेर का मूड थोड़ा हल्का हो गया। हान फैंग की किस्मत बाकी लोगों से ज्यादा मजबूत थी, जिससे उसके उतार चढ़ाव से उत्पन्न भावनात्मक अंक ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए। BTTH, मैंने जुना से शादी की, लेकिन उसने हमारी शादी को पूरा करने से इनकार कर दिया। अध्याय 14। लक्ष्य, किंगशान टाउन। निश्चिंत रहो, मैं केवल स्वर्गीय ज्वाला के लिए यहाँ हूँ और तुम्हारी जान नहीं लूंगा। कुछ क्षण बाद गूफी ने अपनी आंखें खोली, उसकी तीखी नज़र हान फैंग पर टिकी हुई थी। उसने अपनी आवाज़ कम कर दी, उसे कर्कश और भयावह बना दिया। उसी समय हान फैंग को लगा कि उसका सी हॉट फ्लेम से संबंध पूरी तरह से टूट चुका है। ये व्यक्ति बहुत शक्तिशाली है। बस एक पल में उसने सी हॉट फ्लेम से मेरा संबंध तोड़ दिया। हान फैंग को डर और जुनून महसूस होता है। भावनात्मक अंक। जोड़ 5-0। जैसा कि गूफी ने उम्मीद की थी, हान फैंग, जो मूल उपन्यास के एक महत्वपूर्ण हिस्से पर कब्जा करता है, बहुत भाग्यशाली है। उसके द्वारा किए गए एक भावनात्मक उतार चढ़ाव ने दर्जनों अंक प्रदान किए, जिसने गूफी को और अधिक आश्वस्त किया कि उत्तर पश्चिमी क्षेत्र की उसकी यात्रा सही कदम था। गूफी के चले जाने के बाद हान फैंग को लगा कि वह मौत से बाल बाल बच गया है। कुछ समय बाद ही जब उसने पुष्टि की कि गूफी वास्तव में चला गया है, तब उसने राहत की सांस ली। सी हॉट फ्लेम प्राप्त करने के बाद गूफेल की अगली योजना ब्लैक मार्क सिटी जाने की थी।
उसका इरादा कुछ और खोजबीन करने का था। वास्तव में वह विशेष रूप से ब्लैक मार्क सिटी नहीं जा रहा था, लेकिन यह उसके रास्ते में था। हालांकि उसे नहीं पता था कि राक्षस लॉ के नक्शे के अवशेष पहले से ही हासिल किए गए थे या नहीं। 8 द्वारों के युआनजी गूफी ने जियामा साम्राज्य के रास्ते पर ब्लैक मार्क सिटी से गुजरने की योजना बनाई। आसपास पूछना अच्छा रहेगा। मूल कहानी में 3 साल के समझौते के बाद जियोयान ब्लैक कॉनक क्षेत्र में गया और संयोग से ब्लैक मार्क सिटी में द प्यूरिफाइंग डेमोनिक लॉर्ड्स फ्लेम मैप के तीसरे टुकड़े की नीलामी में पकड़ा। अगर युआनजी ने पहले ही नक्शा प्राप्त कर लिया होता तो गूफी उसे पहले ही जब्त कर सकता था। फैंग सिटी ब्लैक मार्क सिटी से काफ़ी दूर था। ब्लैक मार्क सिटी में पहुंचने के बाद गूफी ने थोड़ा आराम किया। फिर उसने 8 द्वारों के स्थान के बारे में पूछताछ की और अपनी उपस्थिति को छुपाया। रास्ते में उसे किसी ने नहीं रोका, जिससे ऐसा लग रहा था कि वह जगह बिना सुरक्षा के थी। गूफी ने अपनी आंखें बंद कर लीं, अपने डूक्यूई का उपयोग करके अपने आसपास के उतार चढ़ाव को महसूस किया। उत्तर पश्चिम में 5 मील के दायरे में उसने एक अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति को देखा। वह युआनजी ही होगा। भूत की तरह गूफी सीधे संप्रदाय के नेता युआन वाइल के गुप्त कक्ष में घुस गया। उसने काले रंग का लबादा पहना हुआ था, अपना चेहरा छिपाए हुए था। उस समय युआनजी चाय पी रहा था। शोर सुनकर उसने शांत भाव से गूफी को देखा। अपनी हैसियत और ताकत के साथ युआनजी को लगा कि उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। उसके सामने काले रंग की पोशाक पहने व्यक्ति को उससे कुछ मांगना चाहिए, अन्यथा वह मिलते ही हमला कर देता। युआनजी ने गूफी जैसे कई लोगों को देखा था जो विभिन्न सुरक्षाओं को दरकिनार करके सीधे उसके गुप्त कक्ष में प्रकट हुए थे। ये मजबूत व्यक्ति, जो अपनी असली पहचान प्रकट नहीं करना चाहते थे, अक्सर उसे खोजते समय अपनी उपस्थिति छिपाते थे। चाहे खजाना ढूंढना हो, उसके लिए हत्या करना हो या दुश्मनों से बचना हो, उसने सब कुछ देखा था। हर बार जब वह कीमत बढ़ाता तो युआनजी को बहुत बड़ा मुनाफा होता। अब उसे आश्चर्य हुआ कि उसके सामने खड़ा व्यक्ति क्या चाहता है। जैसा कि अपेक्षित था, गूफी ने बिना देरी किए अपना उद्देश्य प्रकट कर दिया। क्या आप नक्शे के एक निश्चित टुकड़े का ठिकाना जानते हैं? उसकी गहरी आंखें युआनजी को घूर रही थीं और वह शांति से अपनी शर्तें पेश कर रहा था। मैं इसे 6ठी स्तरीय गोली के बदले में ले सकता हूं। युआनजी को खुशी महसूस हुई। भावनात्मक अंक जोड़ 5। सिस्टम के संकेत को सुनकर गूफी ने युआनजी पर अपनी भावशून्य निगाहें बनाए रखीं। अपने काले लबादे के अंतराल से उसने स्पष्ट रूप से देखा कि युआनजी का हाथ चाय का प्याला पकड़े हुए था। एक पल के लिए रुका, फिर उसने लापरवाही से उसे अपने होठों तक उठाया और एक घूंट लिया। तभी उसने गूफी की ओर सीधे देखने के लिए मुड़कर देखा। उसकी निगाहें शांत थीं, उसके दिल में खुशी छिपी हुई थी। 6ठी स्तरीय गोली। ऐसी गोली ब्लैक मार्क सिटी में खूनी तूफान मचा देगी। हालांकि 6ठी स्तरीय गोली की तुलना 7वीं स्तरीय गोली से नहीं की जा सकती थी, फिर भी यह एक दुर्लभ और अत्यधिक मूल्यवान वस्तु थी। अब ये काली पोशाक वाला आदमी इसे नक्शे के एक टुकड़े के बदले में दे रहा था। इसके अलावा उसके व्यवहार से ऐसा लग रहा था कि उसके पास और भी कई खजाने हैं। युआनजी की आंखें चमक उठीं जब उसने योजना बनाए एक योजना। नक्शे के टुकड़े का जिक्र आते ही युआनजी को तुरंत पता चल गया कि गूफी किस नक्शे के टुकड़े की बात कर रहा था। आमतौर पर नक्शे के एक टुकड़े की इतनी कीमत नहीं होती। आखिरकार ये सिर्फ एक टुकड़ा था। हालांकि यह खजाने की ओर ले जा सकता था, फिर भी यह अधूरा था, जिससे खजाने की खोज और भी मुश्किल हो गई। लेकिन वह विशेष नक्शे का टुकड़ा अलग था। यह एक स्वर्गीय ज्वाला की ओर ले जाने वाला संभावित रास्ता था। एक पल सोचने के बाद युआनजी ने कहा, मेरे पास नक्शे का टुकड़ा नहीं है। युआनजी को लालच, भावनात्मक अंक जोड़ 3 महसूस हुए। गूफी ने भौहें उठाईं, तुरंत महसूस किया कि युआनजी के पास नक्शे का टुकड़ा था। लालच का मतलब था कि युआनजी के पास टुकड़ा था, लेकिन वह अधिक लाभ के लिए इसकी कीमत बढ़ाना चाहता था। गूफी ने अपनी उंगलियों को एक सरल मोड़ के साथ खुद को रोकना बंद करने का फैसला किया और सीधे अपनी शक्ति प्रकट की। युआनजी तुरंत चौंक गया। युआनजी को डर, भावनात्मक अंक महसूस हुए। भी अंक जोड़ 1-0। युआनजी के हाथ में चाय का प्याला टूट गया, उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसकी पुतलियां भय और आतंक से भर गईं। लेकिन लालच ने अभी भी उसे कुछ हिचकिचाहट पैदा की। गूफी ने अपना सिर हिलाया। युआनजी के खराब निर्णय पर अंदर ही अंदर आहें भरी। उसने अपनी आभा का 8/10वां हिस्सा छोड़ना जारी रखा, जिससे पूरे कक्ष को ऐसा महसूस हुआ कि वह ढहने वाला है। युआनजी की तो बात ही छोड़िए, जो सीधे निशाने पर था। युआनजी को अत्यधिक भय महसूस हुआ। भावनात्मक अंक जोड़ 1-2। भारी दबाव के तहत युआनजी ने लंबे समय में पहली बार मौत का खतरा महसूस किया। उसका चेहरा चादर की तरह सफ़ेद हो गया, उसका शरीर जम गया और वह केवल चिल्ला सका, तिल दे दो, मैं दे दूंगा, मुझे छोड़ दो। हालांकि गूफी का उसे मारने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन उसने ऐसी आभा और हत्या करने की मंशा दिखाई जिससे 8 द्वारों के नेता युआनजी भी डर गए। हल्की मुस्कान के साथ गूफी ने अपनी आभा वापस ले ली। युआनजी को तुरंत राहत महसूस हुई।
वह उठा और गूफेई के लिए नक्शे का टुकड़ा लाया। गूफेई की शांत और अडिग निगाहों के नीचे दोनों हाथों से उसे सौंपते हुए काम रहा था। गूफेई ने नक्शे का टुकड़ा लिया और शानदार तरीके से चला गया। रास्ते में उसने युआनजी से कुछ बिखरे हुए भावनात्मक अंक भी प्राप्त किए, जो डर, भय और आक्रोश से मिश्रित थे। उसने इस पर ध्यान नहीं दिया और इसके बजाय समय की गणना की। गूफेई ने अनुमान लगाया कि जियाओ यान ने अभी तक प्रशिक्षण के लिए मैजिक बीस्ट पर्वत श्रृंखला में प्रवेश नहीं किया है। जियाओ यान की वर्तमान ताकत को देखते हुए पर्वत श्रृंखला में प्रवेश करना आत्मघाती होगा। चूंकि जियाओ यान अभी तक वहां नहीं गया था, इसलिए गुफा में नक्शे का टुकड़ा अभी भी वहां होना चाहिए। एक नक्शे का टुकड़ा प्राप्त करने के बाद गूफेई ने मैजिक बीस्ट पर्वत श्रृंखला में जाने और गुफा में छिपे दूसरे टुकड़े को प्राप्त करने का फैसला किया। अपनी वर्तमान ताकत के साथ जब तक वह क्षेत्र पर शासन करने वाले किसी भी भयानक जानवर को नहीं भड़काता, तब तक वह मैजिक बीस्ट माउंटेन रेंज में स्वतंत्र रूप से घूम सकता है। अध्याय 15। छोटी परी डॉक्टर से पहली मुलाकात। किंगशान टाउन जियामा साम्राज्य के उत्तर पूर्वी प्रांत में स्थित है, जो मैजिक बीस्ट माउंटेन रेंज के ठीक बगल में है। गूफेल की गति के साथ उसे इस स्थान तक पहुंचने में 1 सप्ताह से भी कम समय लगा, और यात्रा के दौरान उसे सीहॉट फ्लेम को परिष्कृत करने का समय भी मिला। ऐसा लगता है कि किंगशान टाउन को मैजिक बीस्ट टाउन भी कहा जाता है, गूफी ने धीरे से कहा, क्योंकि उसने अपने सामने हलचल और जीवंत शहर को देखा। किंगशान टाउन मैजिक बीस्ट माउंटेन रेंज के करीब होने के कारण तार्किक रूप से कुछ हद तक खतरनाक होना चाहिए। आखिरकार जादुई जानवरों के दिमाग में मानव क्षेत्र वास्तव में कोई चिंता का विषय नहीं है। शहर की समृद्धि और खेती के संसाधनों की प्रचुरता समय समय पर इस पर हमला करने के लिए शक्तिशाली जानवरों को आकर्षित करती है। हालांकि 3 प्रमुख लोगों के नेतृत्व में कई भाड़े के समूह यहां तैनात हैं, जिनमें से प्रत्येक में 100 से अधिक सदस्य हैं। मिशन पर जाते समय वे किंगशान टाउन की शांति की भी रक्षा करते हैं। हालांकि कुछ भाड़े के सैनिक वास्तव में अच्छे लोग नहीं हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश किंगशान टाउन को अपने घर की तरह मानते हैं, स्वाभाविक रूप से इसकी अच्छी तरह से रक्षा करते हैं। यहाँ घूमना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। जब वह किंगशान टाउन की सड़कों पर चल रहा था, दुकानों की कतार पर नजर डाल रहा था, तो गूफी ने सोच समझकर अपनी ठुड्डी को सहलाया। वह लक्ष्यहीन रूप से भटकता रहा और जल्द ही खुद को पाया 10,000 मेडिसिन हाउस नामक एक फार्मेसी के सामने। फार्मेसी को शानदार ढंग से सजाया गया था, जिसके अंदर से जड़ी बूटियों की हल्की सी खुशबू आ रही थी, जिससे ये काफी आकर्षक लग रही थी। प्रवेश द्वार पर कई मजबूत भाड़े के सैनिक तैनात थे, जिन्हें संभवतः मालिक ने गार्ड के रूप में काम करने के लिए रखा था। हालांकि किंगशान टाउन में आमतौर पर अच्छी व्यवस्था बनी रहती थी, लेकिन छोटे मोटे चोर आना लाजिमी था, और ये भाड़े के सैनिक उनसे निपटने के लिए वहां मौजूद थे। गूफेई ने 10,000 मेडिसिन हाउस को स्कैन किया। हवा में हल्की सी हर्बल खुशबू को सूंघते हुए उसके चेहरे पर खुशी के भाव दिखाई दे रहे थे। उसे वह मिल गया था जिसकी उसे तलाश थी। उसी समय एक बैंगनी बालों वाली लड़की दुकान में चली आई। उसके हल्के कदमों ने गूफेल का ध्यान खींचा और वह देखने के लिए मुड़ा। लड़की ने एक साधारण हल्के सफ़ेद रंग की पोशाक पहनी थी। हालांकि वह बहुत सुंदर नहीं थी, लेकिन निस्संदेह वह एक दुर्लभ सुंदरता थी। उसकी शांत मुस्कान और ताज़ा अलौकिक आभा ने उसके आकर्षण को काफ़ी हद तक बढ़ा दिया था। उसकी पतली कमर पर हरे रंग का रिबन बंधा हुआ था, जिससे वह गूफी द्वारा देखी गई महिलाओं में सबसे नाजुक और कमज़ोर आकृति बन गई थी। ब्लैक मार्क सिटी के विपरीत गूफी इस बार काले वस्त्रों में नहीं लिपटा था। इसके बजाय उसने एक कुलीन युवा स्वामी की पोशाक पहनी थी, जो सुंदर और आकर्षक लग रहा था। हालांकि उसने अपनी आभा को पूरी तरह से छिपा रखा था, फिर भी उसका अनोखा स्वभाव ध्यान आकर्षित कर रहा था। एक नज़र में गूफेल पूरी फार्मेसी में सबसे ज्यादा आकर्षक व्यक्ति था। हालांकि उसके कपड़े विशेष रूप से शानदार नहीं थे और उसकी आभा शीर्ष स्तरीय ताकत का संकेत नहीं देती थी, लेकिन उसके बारे में कुछ ऐसा अनोखा आकर्षक था जो लोगों को दूसरी नज़र डालने के लिए मजबूर कर देता था। युवक लंबा और सीधा खड़ा था। उसकी मुद्रा से ही पता चल रहा था कि वह एक अमीर परिवार का कुलीन बेटा था, किंगशान टाउन में सक्रिय असभ्य भाड़े के सैनिकों के विपरीत। क्या आप औषधीय जड़ी बूटियां ढूंढ रहे हैं, युवा स्वामी? बैंगनी बालों वाली लड़की जियाओ जियान धीरे से मुस्कुराए और उसके पास आकर एक नर्म आवाज में पूछा। जिज्ञासा से भरी उसकी बैंगनी आंखें गूफी को देख रही थीं। उसके पतले हाथ उसकी आस्तीन के भीतर छिपे हुए थे। भले ही गूफी सुंदरता से प्रभावित होने वालों में से नहीं था, लेकिन उसका स्वर थोड़ा नर्म हो गया। उसके सामने खड़ी बैंगनी बालों वाली लड़की की अलौकिक आभा और सुंदर सुंदरता से गूफी ने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि वह प्रसिद्ध लिटिल फेरी डॉक्टर है। उसने अपनी ज़रूरत की औषधीय जड़ी बूटियों के बारे में पूछताछ शुरू कर दी। मैं ब्लड लॉर्ड्स एसेंस और आइस स्पिरिट ब्लेजिंग ग्रास अन्य चीज़ों के अलावा ढूंढ रहा हूँ। हालांकि जियाओ जियान हर्बल दवा में पारंगत थी और उपचार में कुशल थी, लेकिन किंगशान के छोटे से शहर में रहने के कारण उसका अनुभव काफ़ी सीमित था। गूफी ने जिन जड़ी बूटियों का उल्लेख किया था वे असामान्य थीं और वह ब्लड लॉर्ड्स एसेंस से तुरंत परिचित नहीं थी। जियाओ यिक्सियन भ्रमित महसूस करती है।
भावना मूल्य जोड़ 90। अपनी सीमित जानकारी पर शर्माते हुए उसकी खूबसूरत आंखों में थोड़ी शर्मिंदगी भर गई। सिस्टम की सूचना सुनकर गूफी समझ गई और उसने शियाओ यिक्सियन को जल्दी से समझाया ताकि उसे कोई असहजता न हो। ब्लड लोटस एसेंस येलो लोटस एसेंस से भी ज्यादा शक्तिशाली है। शियाओ यी जियान ने येलो लोटस एसेंस के बारे में सुना था, लेकिन ब्लड लोटस एसेंस उससे भी ज्यादा शक्तिशाली है। वह कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर सिर हिलाया और गूफेल की बात सुनना जारी रखा। जब मैंने पहली बार इस फार्मेसी में कदम रखा तो मुझे पहले से ही ब्लड लोटस एसेंस की तेज गंध का एहसास हो गया था। शियाओ यी जियान को अभी भी कुछ उलझन में देखकर गूफी सुंदरता को असहज महसूस नहीं कराना चाहता था, इसलिए वह खुद ही गंध के स्रोत की ओर चल पड़ा। बस कुछ ही कदमों में उसने अपने आसपास के माहौल को ध्यान से देखा। जल्द ही गूफी को फार्मेसी के एक अगोचर कोने में वह मिल गया जिसकी उसे तलाश थी। गूफी ने ब्लड लोटस एसेंस उठाया और शियाओ यिक्सियन को दिखाने के लिए आगे बढ़ा। यही है, ब्लड लोटस एसेंस। दिखने में ये पीले कमल के सार जैसा था, लेकिन इसका रंग हल्का लाल था। हालांकि यह सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा था, लेकिन इसकी खुशबू अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थी। ज़ियाओ यी जियान ने एक हल्की सी खुशबू ली, तरोताज़ा महसूस किया और उसकी आंखें चमक उठीं। ज़ियाओ यिक्सियन प्रशंसा महसूस करती है। भावना मूल्य जोड़ 90। जैसा कि अपेक्षित था, औषधीय जड़ी बूटियों के बारे में गूफेल के व्यापक ज्ञान और उसकी अनोखी तीक्ष्ण इंद्रियों को देखकर ज़ियाओ यिक्सियन सुंदर युवा स्वामी की प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं पाए। किंगशान टाउन बड़ा नहीं था और ज़ियाओ यी जियान को कई कुलीन बेटों का सामना नहीं करना पड़ा था। उनमें से ज़्यादातर अक्सर उसे परेशान करते थे, दावा करते थे कि वे उससे शादी करने के लिए अच्छी रकम देने को तैयार हैं, जिससे ज़ियाओ यी जियान नाराज़ हो जाती थी। हालांकि वह कुछ भी कठोर कहने के लिए बहुत विनम्र थी, इसलिए उसने बस उन्हें अनदेखा कर दिया। उन बेकार अकुशल कुलीन लोगों से वह लगातार नाराज़ होती जा रही थी। लेकिन अब, हालांकि गूफेल की पोशाक उन युवा स्वामी की तुलना में अधिक विनम्र थी, लेकिन उसकी ताकत उनसे कहीं ज्यादा थी। ज़ियाओ यिक्सियन की आंखें चमक उठी जब उसने गूफी को प्रशंसा से देखा। क्या आप एक कीमियागर हैं, युवा गुरु? ज़ियाओ यी जियान ने सहजता से पूछा। आखिरकार, औषधीय जड़ी बूटियों की पहचान करने की क्षमता और उनके द्वारा प्रदर्शित विशाल ज्ञान एक कीमियागर के लिए आवश्यक कौशल थे। गूफी ने सिर हिलाया, इसे छिपाने की कोई ज़रूरत नहीं समझी। ज़ियाओ यिक्सियन खुशी से मुस्कुराए। तो आप वास्तव में एक कीमियागर हैं। ज़ियाओ यी जियान प्रशंसा महसूस करती है। भावना मूल्य 100। उसकी आंखें उत्साह से और भी चमक उठीं और उसके गालों पर एक हल्की लाली दिखाई दी। ज़ियाओ यिक्सियन उत्साहित महसूस करती है। भावना मूल्य जोड़ 80। किंगशान टाउन में हर कोई जानता था कि प्रसिद्ध लिटिल फेरी डॉक्टर ने हमेशा एक कीमियागर बनने का सपना देखा था। उसके सौम्य और दयालु स्वभाव ने उसे उपचार चाहने वालों के बीच पसंदीदा बना दिया, जिससे उसे लिटिल एंजेलिक डॉक्टर की उपाधि मिली। जब भी कोई कुशल कीमियागर किंगशान टाउन में आता तो ज़ियाओ यी जियान मार्गदर्शन के लिए उनसे संपर्क करती। हालांकि उसकी विशेषताएं कीमियागर बनने के लिए उपयुक्त नहीं थीं, इसलिए उसे इसके बजाय एक मरहम लगाने वाले के रूप में काम करना पड़ा। एक मरहम लगाने वाले के रूप में वह केवल औषधीय पाउडर बना सकती थी और शक्तिशाली गोलियां परिष्कृत नहीं कर सकती थी। अध्याय 16। छोटे परी डॉक्टर की प्रशंसा। गूफेई ने पहले सड़कों पर टहलते हुए अपना समय बर्बाद नहीं किया था। वह एक चायखाने में गया था जहां उसने कुछ जानकारी एकत्र की जिसमें उसकी रुचि थी। वहां भाड़े के सैनिक काफी मिलनसार थे। गूफेई ने केवल बातचीत शुरू की और उन्होंने उत्सुकता से एक एक करके अपने विचार साझा किए। जैसे ही गूफेई ने इत्मीनान से अपनी चाय पी, उसने जल्दी से वह सब कुछ जान लिया जो वह जानना चाहता था। एक मुस्कान के साथ उसने भाड़े के सैनिकों की प्रशंसा करते हुए कहा कि किंगशान शहर की रखवाली करना काफी चुनौतीपूर्ण होगा, और उसने उन्हें चाय पिलाई। भाड़े के सैनिक उसकी दयालुता से प्रभावित हुए और उन्होंने और भी अधिक जानकारी साझा की। युनलिंग भावुक महसूस करता है। भावनात्मक मूल्य जोड़ 0.1। यूचेंग भावुक महसूस करता है। भावनात्मक मूल्य जोड़ 0.1। हालांकि ये छोटे भावनात्मक मूल्य गूफेल के लिए बहुत मायने नहीं रखते थे, लेकिन उसने जो खुफिया जानकारी प्राप्त की वह अमूल्य थी। रक्तकमल सार की उपस्थिति ने उसके संदेह की पुष्टि की। रक्तकमल सार अभी तक ज़ियाओ यान द्वारा नहीं लिया गया था और 10,000 औषधि गृह में ही रहा था। ये अन्य सुरागों के साथ संकेत देता है कि ज़ियाओ यान अभी तक जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला तक नहीं पहुंचा था। जब गूफी ने ज़ियाओ यान के वर्तमान ठिकाने के बारे में सोचा तो लिटिल फेरी डॉक्टर ने फिर से बात की। उसकी आवाज़ नर्म और स्पष्ट थी। युवा मास्टर, अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो 3 दिनों में आप जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में जड़ी बूटियां इकट्ठा करने में हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। हालांकि थोड़ी शर्मीली, वह इस विश्वसनीय कीमियागर को आमंत्रित करने के लिए दृढ़ थी। उसे मनाने के लिए कारणों के बारे में अपने दिमाग को खपा रही थी। हम जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला जड़ी बूटियों से भरपूर है। अगर 10,000 औषधि गृह में आपकी ज़रूरत की सामग्री नहीं है तो पहाड़ों में ज़रूर होगी।
गूफी ने एक पल के लिए विचार किया और लिटिल फेरी डॉक्टर की चिंतित निगाहों के नीचे उसने धीरे से सिर हिलाया। बहुत अच्छा। उसकी सहमति ने लिटिल फेरी डॉक्टर के चेहरे पर खुशी का भाव ला दिया। लिटिल फेरी डॉक्टर खुश महसूस करता है। भावनात्मक मूल्य 100। जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला कई भयानक जानवरों का घर थी। आमतौर पर उनकी जड़ी बूटी इकट्ठा करने की यात्राएं बाहरी इलाकों में ही रहती थीं, लेकिन एक बार वे गलती से बहुत दूर चले गए और एक भयानक जानवर द्वारा लगभग मिटा दिए गए। हालांकि गोफेल की डुक्यूई आभा विशेष रूप से मजबूत नहीं लगती थी, लिटिल फेरी डॉक्टर को अपनी क्षमताओं पर एक अजीब सा भरोसा था। उनका मानना था कि उनकी ताकत भाड़े के सैनिकों से कहीं ज्यादा थी। लिटिल फेरी डॉक्टर के निमंत्रण पर गूफी जल्द ही 10,000 मेडिसिन हाउस मनों में बस गए। उसने उन्हें बॉस याओ से मिलवाया, ये समझाते हुए कि गूफी एक कीमियागर था। युवा परिष्कृत दिखने वाले गोफेल को देखकर बॉस याओ ने उनके साथ बहुत सम्मान से पेश आया। आखिरकार कीमियागर बनने के लिए असाधारण प्रतिभा और पर्याप्त साधना संसाधनों की आवश्यकता होती है, और गूफी जैसे युवा निपुण कीमियागर को एक उल्लेखनीय पृष्ठभूमि से आना चाहिए। हालांकि बॉस याओ गूफी की असली ताकत को तुरंत नहीं समझ पाया, लेकिन उसने उसके बारे में एक अनोखी आभा महसूस की। इसके अलावा लिटिल फेरी डॉक्टर के उसके प्रति सम्मानजनक रवैये ने उसकी पहचान के बारे में कोई संदेह नहीं छोड़ा। गहरे विचार में बॉस याओ ने फैसला किया कि इस कीमियागर से दोस्ती करने से बहुत भाग्य मिल सकता है। हालांकि गूफेल औपचारिकताओं की तलाश में नहीं था। मेरा शेड्यूल बहुत व्यस्त है, इसलिए मैं 3 दिन तक इंतजार नहीं कर सकता। मैं कल प्रस्थान करना चाहता हूं, गूफी ने मुस्कुराते हुए कहा। जैसे ही उसने बात की, उसने अपनी असली ताकत का एक संकेत सूक्ष्मता से प्रकट किया। एक पल में बॉस याओ की अभिव्यक्ति बदल गई, जैसे कि उसने एक भयानक जानवर देखा हो। बॉस याओ को डर लगता है। भावनात्मक मूल्य जोड़ 1-0। उसे लगा कि इस युवक की आभा किसी भी तीसरे दर्जे के जादुई जानवर से कई गुना अधिक भयावह थी जिसका उसने कभी सामना किया था। भारी दबाव ने उसे सहज रूप से भयभीत कर दिया, जिससे उसे पाने के लिए मुश्किलें खड़ी करने के किसी भी विचार को शांत कर दिया। बॉस याओ ने अगले दिन जड़ी बूटी इकट्ठा करने वाली टीम को पहाड़ों में प्रवेश करने देने के लिए बहुत सम्मान के साथ सहमति व्यक्त की। ये भयानक आदमी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे वह अपमानित कर सके। व्यवस्थाएं हो जाने के बाद गूफी इत्मीनान से लिटिल फेरी डॉक्टर के पीछे पीछे उसके आंगन में चला गया। उसकी आभा अब पूरी तरह से छिपी हुई थी। उस शाम लिटिल फेरी डॉक्टर ने व्यक्तिगत रूप से गूफी के खाने को उसके आंगन में पहुंचाया। उसके इरादे सरल थे। वह शक्तिशाली कीमियागर से चिकित्सा ज्ञान के बारे में परामर्श करने के लिए इस दुर्लभ अवसर का लाभ उठाना चाहती थी। निश्चित रूप से ऐसे कुशल कीमियागर के पास ज्ञान का खजाना होगा। जब वह भोजन लेकर आई तो चांदनी ने उसकी पहले से ही आकर्षक सुंदरता को और बढ़ा दिया, जिससे वह और भी अधिक सुंदर दिखाई देने लगी। उसकी बैंगनी आंखें गूफी पर टिकी हुई थीं, और इतनी मेहनती सुंदरता के लिए गूफी अपने ज्ञान के साथ उदार था। लिटिल फेरी डॉक्टर अपनी कुछ चिकित्सा पुस्तकें भी लेकर आई थीं, जो उसकी साफ सुथरी लिखावट से भरी हुई थीं। किताबें अच्छी तरह से इस्तेमाल की गई थीं, बार बार पलटने से कोने थोड़े मुड़े हुए थे, लेकिन उनकी अच्छी तरह से देखभाल की गई थी। उम्र के कारण केवल हल्का पीलापन दिखाई दे रहा था। उसने गूफी को परेशान नहीं किया और चुपचाप किनारे पर बैठ गई, उसके खाना खत्म करने का इंतजार करते हुए। गूफी ने शालीनता से खाना खाया और लिटिल फेरी डॉक्टर ने उसे देखा। उसने पाया कि वह विचारों में खोई हुई है। जब वह आखिरकार अपने विचारों से बाहर आई तो उसका चेहरा लाल हो गया था और उसकी आंखें घबराहट से फड़क रही थीं। लिटिल फेरी डॉक्टर शर्मीली महसूस करती है। भावनात्मक मूल्य -100। सिस्टम प्रॉम्प्ट प्राप्त करते हुए गूफी ने लिटिल फेरी डॉक्टर को असमंजस में देखा, उसके शर्मीले भाव को देखा। उसने उससे आंख मिलाने के बाद जल्दी से अपनी नज़रें हटा लीं। उसकी आंखें घबराहट से घूम रही थीं। गूफी ने उसकी प्रतिक्रिया से हैरान होकर अपना सिर खुजलाया। अपना खाना खत्म करने के बाद लिटिल फेरी डॉक्टर सफाई करने के लिए आगे बढ़ी। उसने अपनी नज़रें नीची करते हुए अपने नाजुक हाथों को शालीनता से हिलाया। उसके गाल चांदनी में धीरे से चमक रहे थे। दृश्य इतना शांत था कि गूफी ने इसे बाधित करने में संकोच किया। एक बार बर्तन साफ हो जाने के बाद लिटिल फेरी डॉक्टर ने अपनी मेडिकल किताबें उठाने और गूफी के पास जाने से पहले संकोच किया। आमतौर पर वह आत्मविश्वास से मार्गदर्शन के लिए एक कीमियागर से पूछती, लेकिन किसी कारण से वह इस युवा रईस के सामने थोड़ी शर्मीली महसूस करती थी। लिटिल फेरी डॉक्टर शर्मीली महसूस करती है। भावनात्मक मूल्य -80। उसकी अनिच्छा को देखते हुए गूफी ने खड़े होकर उससे किताबें ले लीं, जिससे वह थोड़ा रुक गई। उसने एक सावधानीपूर्वक रखे गए बुकमार्क से चिन्हित पृष्ठ खोला, उसकी सुंदर लिखावट को देखा। उसके होठों पर मुस्कान आ गई। क्या यहाँ कोई सवाल है? गूफील ने बिना उसकी ओर देखे सहजता से पूछा। छोटी परी डॉक्टर ने चुपचाप सिर हिलाया, उसकी आवाज़ नर्म थी। इस जड़ी बूटी को लाइवली फ्रूट के साथ मिलाने से रोगियों के लिए दुष्प्रभाव और भी खराब हो सकते हैं, और गंभीर मामलों में अस्वीकृति प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं। पहले गूफी ने अपनी सलाह खुलकर पेश की।
बस कुछ ही शब्दों के बाद लिटिल फेरी डॉक्टर की आंखें और अधिक केंद्रित हो गईं, लगातार सिर हिलाती रहीं। उनके संक्षिप्त विवरण ने उन्हें ऐसा महसूस कराया जैसे उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। लिटिल फेरी डॉक्टर प्रशंसा महसूस करती है, भावनात्मक मूल्य जोड़ 9 उसने ऊपर देखा और गूफेल की प्रोफाइल पर एक नज़र डाली। वह गहन ध्यान के साथ चिकित्सा सिद्धांत की व्याख्या कर रहा था। लिटिल फेरी डॉक्टर प्रशंसा महसूस करती है, भावनात्मक मूल्य 100। जैसे ही सिस्टम की अधिसूचना सुनाई दी, गूफी ने अपनी व्याख्या जारी रखने से पहले चुपचाप मुस्कुराया। चांदनी के नीचे उनकी छायाएं आपस में जुड़ गईं, जिससे सूक्ष्म सुंदरता का दृश्य बन गया। अध्याय 17 जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में प्रवेश। अगली सुबह भोर में 10,000 दवा घर ने पहाड़ की यात्रा पर उनके साथ शामिल होने के लिए किंगशान टाउन में भाड़े के सैनिकों की भर्ती शुरू कर दी। जब इस तरह के लाभों की बात आती है तो 1000 दवा घर कभी कंजूस नहीं होता। उन्होंने भाड़े के सैनिकों के लिए चिकित्सा उपचार सहित बहुत सारी अच्छी चीज़ों का वादा किया। नतीजतन कई भाड़े के सैनिक साइन अप करने के लिए आए। बॉस याओ एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर एक कदम पीछे हट गया और गूफी को देखा। तुम खुद भाड़े के सैनिकों को क्यों नहीं चुनते? गूफी ने आधी मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा और अपना सिर हिला दिया। बॉस याओ के पास लोगों को चुनने के सामान्य नियमों का पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस दौरान वह घबराहट से गूफेल के हाव भाव को देख रहा था। कल गूफी ने जो भयानक आभा दिखाई थी, उसने उस पर गहरी छाप छोड़ी थी। बस इसके बारे में सोचते ही बॉस याओ कांप उठा। क्या आप इन भाड़े के सैनिकों से संतुष्ट हैं? उसने घबरा कर पूछा। बॉस याओ को डर लगा। जोड़ 1 भावना अंक। गूफी ने उदासीनता से जवाब दिया, भर्ती प्रक्रिया के अंत का संकेत दिया। दिन के दौरान 1000 मेडिसिन हाउस अन्य मामलों में व्यस्त था, इसलिए बॉस याओ ने उन्हें विदा नहीं किया। लिटिल फेरी डॉक्टर गूफी के पीछे पीछे चल रहा था। जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में गूफी के साथ जाने वाले भाड़े के सैनिकों में मूल कहानी की तरह वुल्फहेड भाड़े का समूह था। वुल्फहेड भाड़े का समूह किंगशान टाउन के 3 प्रमुख भाड़े के समूहों में सबसे मजबूत था, जिससे वे भाड़े के सैनिकों के बीच मुख्य ताकत बन गए। हालांकि गूफी ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और लापरवाही से मूली को देखा, जो पीछे की ओर अपना सिर नीचे करके चल रहा था। वह वुल्फहेड मर्सिनरी ग्रुप के नेता का बेटा था और इस तरह अपने समूह का नेतृत्व कर रहा था। गूफी उसे गुप्त उद्देश्यों वाले व्यक्ति के रूप में याद करता था। लिटिल फेरी डॉक्टर ने गूफी को समूह से मिलवाया। जब उसने उल्लेख किया कि गूफेर एक किमियागर था, तो भाड़े के सैनिकों की आंखें सम्मान और प्रशंसा से भर गईं। मुचुवान ने सम्मान महसूस किया। जोड़ 0.1 भावना अंक। किनझेंग ने प्रशंसा महसूस की। 0.1 भावना अंक। तलवार से जीने वाले ये भाड़े के सैनिक अक्सर महान किमियागर बनने के बारे में कल्पना करते थे, जो दुनिया में परेशानी पैदा कर सकते थे। हालांकि उनमें से अधिकांश को अपनी प्रतिभा की कमी और गरीबी के कारण भाड़े के सैनिक के जीवन से ही संतोष करना पड़ा। अब अपने सामने एक युवा किमियागर को देखकर वे प्रशंसा महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाए। लेकिन गूफी की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। मूली ने चिंता महसूस की। 10 भावना अंक। एक पल में गूफेल ने लंबे और मोटे भाड़े के उपनेता की ओर देखा। गूफी को उसका नाम अच्छी तरह याद था। म्यूली ही वह व्यक्ति था जिसने मूल कहानी में अपने फायदे के लिए लिटिल फेरी डॉक्टर और जियाओ यान को धोखा देने की कोशिश की थी। गूफी को विश्वास नहीं था कि म्यूली जैसा दुर्भावनापूर्ण व्यक्ति उसके जैसे कमजोर किमियागर की सुरक्षा के बारे में चिंतित होगा। समयरेखा को ध्यान में रखते हुए मूल कहानी में यह जियाओ यान था जिसे इस समय जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में लिटिल फेरी डॉक्टर के साथ होना चाहिए था। यह महसूस करते हुए गूफी ने समझा, उस समय जियाओ यान एक साधारण व्यक्ति था, इसलिए म्यूली को अपनी योजनाओं के बारे में कोई संदेह नहीं था। लेकिन अब म्यूली के साथ एक किमियागर शामिल है। क्या म्यूली को चिंता हो सकती है कि गूफेल उसकी योजनाओं के रास्ते में आ सकता है? मूल रूप से वुल्फहेड मर्सिनरी ग्रुप सबसे मजबूत होने के कारण समूह के बीच में सबसे सुरक्षित स्थिति में गूफेल और लिटिल फेरी डॉक्टर के साथ नेतृत्व करने वाला था। हालांकि गूफी ने शुरू से ही बढ़त ले ली थी और मूली ने इस जोखिम भरे व्यवहार पर कोई आपत्ति नहीं जताई, यहाँ तक कि उसने अपने समूह को गूफी को चेतावनी न देने का गुप्त आदेश भी दिया। फिर भी मूली को बॉस याओ ने गूफी और लिटिल फेरी डॉक्टर की रक्षा करने का काम सौंपा था, इसलिए जब उनका सामना जादुई जानवरों से हुआ तो उसे अपना कर्तव्य निभाने का दिखावा करना पड़ा। इसके अलावा मूली अब गूफी से नाराज था। जब जादुई जानवरों की पहली लहर ने हमला किया तो मूली ने जानबूझकर अपने हमलों को धीमा कर दिया, उम्मीद करते हुए कि जानवर गूफी तक पहुंच जाएंगे इससे पहले कि वह आगे बढ़े। लेकिन उसे आश्चर्य हुआ, जिस आदमी ने पहले साहपूर्वक नेतृत्व किया था उसने अब लिटिल फेरी डॉक्टर को अपने पीछे खींच लिया और जानवरों के हमला करते ही छिप गया। पहली बार मूली ने सोचा कि यह सिर्फ एक संयोग था, लेकिन जब ऐसा कई बार हुआ मूली को गुस्सा आया। जोड़ 1 इमोशन पॉइंट। मूली को हमलों से बचने के लिए संघर्ष करते हुए देखकर गूफी मुस्कुराया।
अगर मूली उसके खिलाफ साजिश करना चाहता था तो वह कम से कम गूफी द्वारा दिए जा रहे उपहार का आनंद तो ले सकता था। छोटी परी डॉक्टर ने गूफी का आज्ञाकारी ढंग से पीछा किया। उसकी आंखें सतर्क थीं क्योंकि वह अपने आसपास के वातावरण पर सतर्क नजर रख रही थी। उसने गूफी के चंचल व्यवहार पर कोई टिप्पणी नहीं की। जादुई जानवरों की कई लहरों से निपटने के बाद समूह आखिरकार जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला के भीतर औषधीय जड़ी बूटियों से समृद्ध क्षेत्र में पहुंच गया। छोटी परी डॉक्टर ने उत्साह का अनुभव किया। जोड़ 80 भावना अंक। गूफी हंसी। ये लड़की औषधीय जड़ी बूटियों से बहुत अधिक प्रभावित थी। उसकी नज़र में हजारों सोने के खजाने भी इस जड़ी बूटी से समृद्ध क्षेत्र की तुलना नहीं कर सकते थे। छोटी परी डॉक्टर ने जड़ी बूटियां इकट्ठा करने से पहले समूह को आराम करने का निर्देश दिया। गूफी ने कहा। वह चुपचाप एक पेड़ के सहारे झुकी हुई थी और चुपचाप उसे देख रही थी। उसने अपनी जगह को बहुत ही चतुराई से चुना था। इससे वह उस क्षेत्र को देख सकता था जहां जड़ी बूटियां इकट्ठी की जा रही थीं। साथ ही वह भाड़े के सैनिकों की हरकतों पर भी नजर रख सकता था, जिसमें मूली भी शामिल थी, जो लिटिल फेरी डॉक्टर के निर्देश सुनने के बाद स्पष्ट रूप से साजिश कर रही थी। मूली को द्वेष महसूस हुआ। 10 भावना बिंदु। लिटिल फेरी डॉक्टर गूफी के पास जाने से पहले एक पल के लिए झिझकी। टिल जाकर देखें कि क्या कोई जड़ी बूटियां हैं जिनकी हजारों दवाइयों के घर को जरूरत है। आप यहाँ आराम कर सकते हैं और बाद में मेरे साथ आ सकते हैं। यहाँ जड़ी बूटियां प्रचुर मात्रा में हैं और कुछ ऐसी भी हैं जिनका नाम मैं नहीं बता सकती। उम्मीद है आपको वह मिल जाएगा जिसकी आपको ज़रूरत है। उसने अलविदा कहने से पहले गूफी की ओर मुस्कुराते हुए देखा। गूफी ने देखा कि लिटिल फेरी डॉक्टर अकेले ही कैंप से निकलकर घने जंगल में जा रही थी। उसे नहीं पता था कि कुछ ही क्षणों बाद मूली, जो निष्क्रिय होने का नाटक कर रही थी, उठकर चुपचाप उसके पीछे चली गई। गूफी ने भौहें सिकोड़ते हुए अपने विकल्पों का आकलन किया। मूली के बुरे इरादों को जानते हुए और इस बात से चिंतित कि लिटिल फेरी डॉक्टर शायद उसे रोक नहीं पाएगी, गूफी ने चुपचाप उन दोनों का पीछा करने का फैसला किया। गूफी अपनी उपस्थिति को छिपाने में माहिर था और मूली की ताकत उसके सामने कहीं नहीं थी। वह बिना किसी की नज़र पड़े मूली का पीछा करने में कामयाब रहा। घने जंगल को पार करने के बाद वे एक चट्टान पर पहुंचे जो नज़र में आ गई। मूली छाया में छिप गया। लिटिल फेरी डॉक्टर पर जासूसी कर रहा था। गूफी मूली के पीछे था और लिटिल फेरी डॉक्टर अभी अभी चट्टान के नीचे से ऊपर चढ़ा था। मूली, तुम जियाओ यी जियान के पीछे क्यों छिप रहे हो? गूफी ने पहल करते हुए आवाज लगाए। उसकी आवाज, जिसमें डूक्यूई का समावेश था, मूली की ओर जोर से गूंजी। क्या? मूली चौंक गया, घबराहट में घूम गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई उसका पीछा कर रहा होगा, अकेले उसकी जानकारी के बिना। आगे लिटिल फेरी डॉक्टर का चेहरा पीला पड़ गया क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वुल्फहेड मर्सिनरी ग्रुप का डिप्टी लीडर मूली चुपके से उसका पीछा कर रहा था। अध्याय 18। वह मेरी दोस्त है और मैं इस मामले का ध्यान रखूंगा। जियाओ यिक्सियन का नाजुक चेहरा पीला पड़ गया। उसने पहले मूली को डर के भाव से देखा, फिर अपनी बैंगनी आंखों को गूफेल की ओर घुमाया। उसकी आंखों में आश्चर्य और चिंता का हल्का सा निशान था। जियाओ यिक्सियन ने घबराहट का अनुभव किया। भावना मूल्य -100। वह वहां खड़ी थी, असहाय और अनिश्चित महसूस कर रही थी कि क्या करना है। अचानक एक के बाद एक दो लोगों के प्रकट होने पर जियाओ यिक्सियन को नहीं पता था कि कैसे प्रतिक्रिया करनी है। आखिरकार गूफी ने उसे एक अधिक विश्वसनीय एहसास दिया। जियाओ यिक्सियन ने असहाय होकर उसकी ओर देखा, मानो उम्मीद कर रही हो कि वह कोई स्पष्टीकरण दे सके। अन्यथा वे दोनों अचानक उसके पीछे क्यों दिखाई देते? जियो यिक्सियन, मैंने देखा कि यह व्यक्ति पहले चुपके से तुम्हारा पीछा कर रहा था और मुझे चिंता थी कि उसके इरादे बुरे हैं, इसलिए मैंने उसका पीछा किया, गूफी ने शांति से कहा। वह दोषी महसूस नहीं कर रहा था क्योंकि उसने कुछ भी अनुचित नहीं किया था। इसके बजाय उसने पहले से ही मूली पर बुरे इरादों का लेबल लगा दिया। मूली को गुस्सा आता है। भावना मूल्य जोड़ 10। मूली, जो शुरू में बहस करना चाहता था, सदमे और गुस्से के मिश्रण में गूफी को घूरता रहा। हालांकि उसने तुरंत गूफी का सामना करने की हिम्मत नहीं की। उसने पहले भाड़े के सैनिक के चयन के दौरान देखा था कि इसकी मियागर की पहचान सरल नहीं थी। इसके अलावा एक अनुभवी भाड़े के सैनिक होने के नाते उसके पास सबसे आवश्यक कौशल निरंतर सतर्कता थी। भले ही उसका ध्यान पहले पूरी तरह से जियोयिदान पर नजर रखने पर केंद्रित था, लेकिन सतर्क रहना उसके लिए दूसरी प्रकृति थी। अगर गूफी ने वास्तव में उसका पीछा किया होता तो ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह ध्यान न दे। तो इसका मतलब था कि गूफी के पास या तो असाधारण रूप से उच्च शक्ति थी या बहुत उन्नत चुपके तकनीक। इस प्रकार मूला केवल गूफी को गुस्से में घूर सकता था, जल्दबाजी में काम करने में असमर्थ था। गूफी पर भरोसा करने वाली जियो यिक्सियन को विश्वास था कि ऐसा कुशल कीमियागर उसे धोखा नहीं देगा। जियो यिक्सियन कृतज्ञता का अनुभव करती है। भावना मूल्य जोड़ 100। वह गूफी के प्रति कृतज्ञता से भरी हुई थी और मूली से और भी अधिक सावधान हो गई थी।
मूली अचानक और बिना किसी कारण के उसका पीछा कर रहा था और वह नहीं चाहता था कि उसे पकड़ा जाए। क्या ऐसा हो सकता है कि उसका रहस्य उजागर हो गया हो? जियो यिक्सियन ने अपना सिर हिलाया। उसने इसे इतनी अच्छी तरह से छिपाया था और उसके आसपास किसी ने भी नहीं देखा था। मूली को कैसे पता चल सकता है? अपने संदेह की पुष्टि करने के लिए जियो यिक्सियन मामले को छोड़ने और कुछ भी नहीं होने का नाटक करने के लिए तैयार नहीं थी। मूली, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे थे? जियो यिक्स्टन ने जोर से पूछा। उसकी आवाज़ स्थिर थी। उनके चारों ओर घना जंगल दमनकारी लग रहा था, जिससे सूरज की रोशनी अवरुद्ध हो रही थी। जियो यिक्सियन मूली के चेहरे पर भाव नहीं देख पा रही थी। उसने कुछ गहरे चुचुड़े निकाले और धीरे से जवाब दिया, हे तो फिर मुझे सीधे बात करने दो। वहां नीचे खजाना होना चाहिए। जियाओ यीशन की दृढ़ता को देखते हुए मूली ने अब अपने इरादों को छिपाने की जहमत नहीं उठाई और सच्चाई का खुलासा किया। जियाओ यीशन लड़खड़ा गई। उसके चेहरे पर स्पष्ट रूप से सदमे और भ्रम की स्थिति दिख रही थी। मैंने सिर्फ अपनी सहायक ली फेई को इस बारे में बताया था, उसने कहा। उसकी खूबसूरत बैंगनी आंखें विश्वासघात से स्पष्ट क्रोध और उदासी से भरी हुई थीं। क्या तुमने उसे रिश्वत दी? जियाओ यिक्सियन जैसा सौम्य और दयालु व्यक्ति भी पूरी तरह से गुस्से से रहित नहीं था। ली फेई सिर्फ उसकी सहायक नहीं थी, जियाओ यिक्सियन ने भी उसे अपना करीबी दोस्त और विश्वासपात्र माना था, उसके साथ कई रहस्य साझा किए थे। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि केवल उन्हें ही ज्ञात कोई बात म्यू को बताई जाएगी। ली फेई के अलावा और कौन हो सकता था? म्यूला ने दिल खोलकर हंसा और सिर हिलाकर स्वीकार किया। उसे उन लोगों की स्तब्ध और क्रोधित प्रतिक्रियाएं देखने में मजा आया, जिन्होंने महसूस किया कि उनके सबसे करीबी दोस्तों ने उन्हें धोखा दिया है। जियाओ यिक्सियन की भावनाएं बहुत अस्थिर थीं, और ये देखते हुए कि उसकी प्रतिभा और ताकत युद्ध में नहीं थी, वह कोई खतरा नहीं थी। जहां तक दूसरे की बात है, म्यूली ने अपनी नज़र गू फेई की ओर घुमाई। वह मुस्कुराया और कहा, ये युवा मास्टर वुल्फहेड मर्सिनरी ग्रुप में शामिल होकर इस खोजबीन में क्यों नहीं शामिल हो जाता? खजाना। उसने गूफी के शांत चेहरे को देखा, धीरे धीरे सार्थक लहजे में बोला, जब समय आएगा हम खजाने को बराबर बराबर बांट लेंगे, 50-50। गूफेल की जगह पर कोई और भी, चाहे वह कीमियागर हो, मायरियड मेडिसिन पवेलियन का कोई सहायक हो, या फिर बॉस याओ, उत्सुकता से सहमत होता। आखिरकार ये किंगशान टाउन के सबसे मजबूत भाड़े के सैनिकों के साथ मिलकर खजाने को बांटने का सुनहरा मौका था। मूली उन्हें आधा हिस्सा देने के लिए भी तैयार था। उनके व्यक्तित्व को देखते हुए ये तथ्य कि मूली उन्हें मारने और सब कुछ लेने की योजना नहीं बना रहा था, पहले से ही उदारतापूर्ण था। अब वह गूफी के साथ आधा हिस्सा साझा करने के लिए भी तैयार था, एक अविश्वसनीय भाग्य। मूली ने इत्मीनान से अपने कान साफ किए और अपनी उंगलियों पर फूंक मारी। तो आप क्या कहते हैं? गूफी ने पहले तो लालच में आने का नाटक किया, जानबूझकर एक झिझक भरा भाव दिखाया। जैसा कि अपेक्षित था, उसने मूली की सूक्ष्म मुस्कान को देखा। म्यूली को गर्व का अनुभव होता है, भावना मूल्य जोड़ 1-0। गूफी ने भौहें उठाईं। यह एक जाल होना चाहिए। उसे विश्वास नहीं था कि म्यूली एक उदार व्यक्ति था। ये संभावना थी कि म्यूली ने उसे मारने और खजाना मिलने के बाद शव को छिपाने की योजना बनाई थी, फिर अकेले लौट आए। म्यूली के प्रस्ताव और उसकी आत्मविश्वास भरी निगाहों का सामना करते हुए गूफी शुरू में ऐसा प्रतीत हुआ सहमत होने के लिए तैयार था। लेकिन जैसे ही मूली की मुस्कान उसके गालों तक पहुंचने वाली थी, गूफी की अभिव्यक्ति बदल गई। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने दृढ़ता से अस्वीकार कर दिया, तुम्हारे जैसा कोई व्यक्ति मेरे साथ सहयोग करने के योग्य नहीं है। मूली को गुस्सा आता है, भावना मूल्य जोड़ 1-0। तुमने क्या कहा? मूली की आंखें गुस्से से भर गईं और उसने अपनी उंगलियां चटकाना शुरू कर दिया। हवा में हड्डियों के पीसने की आवाज़ गूंज रही थी। गूफेल के दृढ़ रुख को देखकर जियाओ यिक्सियन ने उसे घूर कर देखा। उसकी भावनाओं में कृतज्ञता और निर्भरता का मिश्रण था। जियाओ यिक्सियन को कृतज्ञता आती है, भावना मूल्य जोड़ 8-0। जियाओ यिक्सियन को निर्भरता आती है, भावना मूल्य जोड़ 8-0। यह महसूस करते हुए कि गूफी सहयोग करने के लिए तैयार नहीं है, मूली ने अपना धैर्य खो दिया। उसने दुर्भावनापूर्ण ढंग से मुस्कराते हुए अपना असली बदसूरत स्वभाव प्रकट किया। चूंकि तुम सहयोग करने से इनकार करते हो, इसलिए मुझे दोष मत दो। भले ही तुम्हारी पृष्ठभूमि मजबूत हो, अगर तुम जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में चुपचाप मर जाते हो, तो कोई भी वुल्फहेड भाड़े के सैनिकों के समूह पर संदेह नहीं करेगा। म्यूली की आंखों में एक भयावह चमक चमक उठी। जब वह गूफेल को ठंडे मन से घूर रहा था, उसके दिल में हत्या का इरादा पनप रहा था। गूफी को जाने की कोई जल्दी नहीं थी। अपनी मौजूदा ताकत के साथ न केवल किंगशान टाउन में कोई भी ऐसा नहीं था जो उससे मुकाबला कर सके, बल्कि पूरे जियामा साम्राज्य में भी कोई नहीं था। जियाओ यिक्सियन ने पहले ही उसके पीछे शरण ले ली थी। वह उसके सामने खड़ा था, उसका लंबा शरीर उसे नुकसान से बचा रहा था। जियाओ यिक्सियन कुछ हद तक चकित महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। म्यूली की भयावह निगाहों के नीचे घने जंगल से 1 दर्जन से अधिक भाड़े के सैनिकों को उभरने में ज्यादा समय नहीं लगा। गूफी ने पहले से ही इसका अनुमान लगा लिया था।
अध्याय 19। भाई कृपया मेरी मदद करो। दर्जन भर से ज्यादा भाड़े के सैनिकों ने गू फेई की एक नज़र भी नहीं डाली। भले ही उन्होंने एक साथ हमला किया हो, लेकिन वे उसके लिए कोई खतरा नहीं थे, नहीं मूली के लिए। मूली ने नाराजगी का अनुभव किया। भावना मूल्य जोड़ 1-5। मूली ने गुफेल को घूरा, उसकी आंखों में हत्या के इरादे भरे हुए थे। चूंकि गुफेई ने वुल्फहेड भाड़े के सैनिकों के समूह के साथ सहयोग करने से इनकार कर दिया था, इसलिए उसे जीवित रहने की कोई जरूरत नहीं थी। गुफेई चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उनमें से एक पूरा समूह एक भी किमियागर को नहीं मार पाएगा। बेशक गुफेई ने मूली की हत्या के इरादे को भांप लिया था। चूंकि ऐसा था, इसलिए वह भी पीछे नहीं हटेगा। अपनी आंखों में तिरस्कार भरी नज़र के साथ गुफेई ने अपना हाथ थोड़ा ऊपर उठाया और ऊर्जा का एक विस्फोट छोड़ा। ऊर्जा मंद थी लेकिन अविश्वसनीय रूप से तेज थी। जब तक यह मूली की छाती में घुसी तब तक उसका चेहरा अभी भी एक अंधेरे भाव में मुड़ा हुआ था, उसे एहसास नहीं था कि क्या हुआ था। अगले ही पल मूली की छाती पूरी तरह से छलनी हो गई। बिना अपना हाव भाव बदले वह जमीन पर गिर पड़ा, स्पष्ट रूप से मृत। अन्य भाड़े के सैनिक जो आत्मविश्वास से भरे हुए थे अब डर से कांप रहे थे, उनके पैर उनके नीचे से निकल रहे थे। लिंडिये को डर का अनुभव हुआ। भावना मूल्य जोड़ 0.2। मुहुआन को भय का अनुभव हुआ। भावना मूल्य जोड़ 0.1। वे जगह पर जमे हुए खड़े थे, भागने के बारे में सोचने से भी डर रहे थे। गूफी ने जो शक्ति अभी अभी दिखाई थी वह भयानक थी। एकमात्र आकस्मिक हमले से उसने 7 सितारा डू प्रैक्टिशनर मूली को तुरंत मार डाला था। मूली न केवल वुल्फहेड भाड़े के सैनिकों के समूह में बल्कि पूरे किंगशान शहर में शीर्ष विशेषज्ञों में से एक था। मौजूद कई भाड़े के सैनिक तो डू प्रैक्टिशनर भी नहीं थे। वे कैसे विरोध कर सकते थे? लिटिल फेरी डॉक्टर को झटका लगा। भावना मूल्य जोड़ 1-0-0। लिटिल फेरी डॉक्टर भी गूफेर की ताकत से दंग रह गई। किंगशान के छोटे से शहर में रहने के कारण उसने पहले कभी इतने शक्तिशाली व्यक्ति का सामना नहीं किया था। हालांकि वह गूफेल की घातक कार्रवाई से भयभीत नहीं थी, क्योंकि मूली ही उन्हें सबसे पहले मारने की कोशिश कर रहा था। उसने अपनी छाती पकड़ ली, एक डर महसूस कर रही थी। लिटिल फेरी डॉक्टर को राहत मिली। भावना मूल्य जोड़ 9-0। अगर आज गूफी नहीं होती तो या तो उसका रहस्य उजागर हो जाता या वह यहीं मर जाती। कुछ बचे हुए भाड़े के सैनिकों ने यह महसूस करते हुए कि उनके पास ऐसे दुर्जय प्रतिद्वंद्वी के सामने कोई मौका नहीं है, गूफी को डराने के लिए वुल्फहेड भाड़े के सैनिकों के समूह के नेता का उपयोग करने की कोशिश की। तुमने आज उपनेता को मार डाला। अगर तुमने हमें भी मारने की हिम्मत की तो हमारा नेता तुम्हें नहीं छोड़ेगा, एक भाड़े के सैनिक ने चिल्लाया, हालांकि वह स्पष्ट रूप से घबराया हुआ था। युआन चोंग को चिंता हुई। भावना मूल्य जोड़ 1। ये व्यक्ति इतना शक्तिशाली था कि कौन जानता है कि नेता वास्तव में उसे मार सकता है या नहीं। हाँ, हमारा नेता एक 2 सितारा डू मास्टर है। जब वह आएगा तो शायद तुम्हारे पास दया की भीख मांगने का भी समय नहीं होगा। किन झेंग ने आत्मसंतुष्टि का अनुभव किया। भावना मूल्य जोड़ 1। गूफी ने उपेक्षापूर्ण नज़र से देखा। एक 2 सितारा डू मास्टर। उसने सोचा कि वे अधिक शक्तिशाली होंगे। उसने भाड़े के सैनिकों से निपटने में संकोच नहीं किया। तेजी से आगे बढ़ते हुए उसने कई शक्तिशाली ऊर्जा विस्फोट किए जो जंगल में फैल गए। एक पल में दर्जन भर या उससे अधिक भाड़े के सैनिकों की खेती पूरी तरह से अपंग हो गई, जिससे वे सामान्य लोग बन गए। छोटी परी डॉक्टर को झटका लगा। भावना मूल्य जोड़ 1-0-0। छोटी परी डॉक्टर हैरान थी, उसकी खूबसूरत आंखें चौड़ी हो गई थीं। गूफी के तरीके निर्दयी थे और उसने पहले कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा था। फिर भी अपने शुरुआती सदमे के बाद उसने नहीं सोचा कि गूफी ने भाड़े के सैनिकों की खेती को इतनी अच्छी तरह से छीनकर गलत किया। आखिरकार इस दुनिया में ऐसा ही कानून था। कमज़ोर व्यक्तियों के एक समूह ने एक मजबूत व्यक्ति के खिलाफ जानलेवा इरादे रखे थे और मजबूत व्यक्ति द्वारा उनकी जान बख्शना पहले से ही दया का काम था। क्या तुम डरे हुए थे? गूफेल ने एक शांत मुस्कान के साथ पूछा। नहीं, लिटिल फेरी डॉक्टर ने धीरे से अपना सिर हिलाया। उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी चमक रही थी। गूफेई फिर चट्टान के किनारे पर पहुंच गया और नीचे देखा। उसकी नज़र दृश्य को निहार रही थी। ये चट्टान अपने अजीबोगरीब तरीके से उगने वाले अजीबोगरीब पेड़ों के साथ एक प्राचीन पूर्ववर्ती की गुफा को छुपाती हुई प्रतीत होती है। ये सौभाग्य है कि तुमने इसे खोज लिया, उसने धीरे से कहा। उसकी आंखों में लालच का कोई निशान नहीं दिखा। लिटिल फेरी डॉक्टर हैरान रह गई। उसने शुरू में गूफेई के साथ खजाने का आधा हिस्सा साझा करने का इरादा किया था, लेकिन उसके शब्दों को सुनकर उसे एहसास हुआ कि गूफेई की स्थिति को देखते हुए उसे यहाँ छिपे खजाने में शायद कोई दिलचस्पी भी न हो। वह जानती थी कि आज की घटनाओं के बाद इस जगह का रहस्य अनिवार्य रूप से फैल जाएगा। इस तरह का खजाना निस्संदेह अनगिनत खजाना शिकारियों को आकर्षित करेगा। अगर वह आज इसे वापस नहीं लेती तो शायद कोई दूसरा मौका न मिले। लिटिल फेरी डॉक्टर को झिझक का अनुभव होता है। भावना मूल्य जोड़ 5-0।
गूफी की आंखें चमक उठीं और उसने पूछा, क्या तुम्हें किसी चीज़ में मदद की ज़रूरत है? थोड़ी देर झिझकने के बाद लिटिल फेरी डॉक्टर ने आखिरकार कहा, सर, क्या मैं आपसे कुछ मदद मांग सकती हूँ? उसकी आंखों में बेचैनी का भाव था, मानो वह गूफी को बहुत ज़्यादा परेशान करने के बारे में चिंतित थी। लेकिन गाफी ने बस मुस्कुरा दिया, नेतृत्व किया और सिर हिलाया। लिटिल फेरी डॉक्टर, जो आमतौर पर शर्मीली और कोमल होती है, शायद ही कभी मदद मांगती थी। उसके अनुरोध से अब पता चलता है कि वह वास्तव में गूफी पर भरोसा करती है। क्या आप नीचे खजाने को वापस लाने में मेरी मदद कर सकते हैं? बेशक, अगर आपको कुछ पसंद है तो कृपया पहले उसे ले लें और बाकी मेरे लिए छोड़ दें। हालांकि उसे अपने दिल में दर्द का एहसास हुआ, लेकिन वह जानती थी कि आज गूफेल की मदद के बिना वह चट्टान के नीचे खजाने को प्राप्त नहीं कर पाएगी। ठीक है, गूफी ने सहमति जताई, हालांकि उसे खुद खजाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह समझ गया कि लिटिल फेरी डॉक्टर किसी का एहसान लेने में सबसे असहज होगा। जैसा कि उम्मीद थी, लिटिल फेरी डॉक्टर की आंखों में मुस्कान आ गई, उसकी आवाज़ काफ़ी हल्की हो गई। लिटिल फेरी डॉक्टर खुशी का अनुभव करती है। भावना मूल्य जोड़ 80। सर, मुझे पहले एक रस्सी बांधने दो और हम साथ साथ नीचे जा सकते हैं। लिटिल फेरी डॉक्टर ने नीचे उतरने की तैयारी करते हुए एक रस्सी निकाली। हालांकि यह परेशानी भरा था, लेकिन यह सबसे सुरक्षित तरीका था। वह पहले भी नीचे उतरने के लिए हमेशा रस्सी का इस्तेमाल करती थी, लेकिन गूफेल ने उसे बीच में ही रोक दिया। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास ज़्यादा सुविधाजनक तरीका है। गूफेई ने लिटिल फेरी डॉक्टर की उत्सुक नज़रों का सामना करते हुए अपना सिर हिलाया। लिटिल फेरी डॉक्टर ने जिज्ञासा का अनुभव किया। भावना मूल्य जोड़ 80। ये चट्टान अविश्वसनीय रूप से खड़ी थी। गूफेई के पास रस्सी के बिना नीचे उतरने का कोई रास्ता कैसे हो सकता था? लेकिन फिर गूफेई ने तीखे ढंग से मुस्कुराया और अचानक अपनी पीठ से लाल पंखों की एक जोड़ी फैला दी। एक सौम्य फड़फड़ाहट के साथ उसने लिटिल फेरी डॉक्टर से माफ़ी मांगी और फिर अपनी बाहें उसकी पतली कमर के चारों ओर लपेटी और चट्टान से नीचे उड़ गया। लिटिल फेरी डॉक्टर ने सदमे का अनुभव किया। भावना मूल्य जोड़ 100। उन बड़े लाल पंखों को देखकर वह क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गई थी। गूफेई को उन पंखों का उपयोग करके हवा में उड़ते देखकर उसे और भी ज्यादा झटका लगा। लिटिल फेरी डॉक्टर ने विस्मय का अनुभव किया। भावना मूल्य जोड़ 100। क्या ये डुकिंग विशेषज्ञ की क्षमता नहीं है? उड़ान की शक्ति, ये गूफेई जैसे युवा में कैसे प्रकट हो सकती है, जो केवल एक कीमियागर? इस आश्चर्यजनक रहस्योद्घाटन ने उसे एक आदमी द्वारा पकड़े जाने की अजीबता को भी भुला दिया। अध्याय 20। क्या तुम्हें वाकई कुछ नहीं चाहिए? शुरुआती झटके के बाद लिटिल फेरी डॉक्टर ने अपनी कमर के चारों ओर हाथ महसूस किया और उसका चेहरा अचानक लाल हो गया। लिटिल फेरी डॉक्टर को शर्म महसूस हुई। भावना मूल्य जोड़ 100। उसकी उंगलियां उसके कपड़ों के हेम के चारों ओर कस गईं, उसकी आंखें घबराहट से इधर उधर घूम रही थीं, उसके गाल और कानों के सिरे चमकीले लाल हो रहे थे। आखिरकार, ये पहली बार था जब लिटिल फेरी डॉक्टर किसी पुरुष के इतने करीब थी। अतीत में, जब लोगों के आगे बढ़ने का सामना करना पड़ता था, हालांकि उसका व्यक्तित्व सौम्य था, वह हमेशा उनसे बचती थी। उसके लिए वे लोग एक औषधीय जड़ी बूटी जितने महत्वपूर्ण नहीं थे। लेकिन जब गूफी लिटिल फेरी डॉक्टर ने अपने गाल थपथपाए, अपने दिमाग में चल रहे विचारों को दूर करने की कोशिश की। गूफी ने उसकी ओर देखा और उसके मुंह के कोने अनजाने में थोड़े ऊपर की ओर मुड़ गए। इसके बाद गूफी और लिटिल फेरी डॉक्टर चट्टान के बीच में उतरे। जैसे ही वे जमीन पर पहुंचने वाले थे, अचानक एक चट्टान सांप बाहर निकल आया। उसकी ठंडी जीभ बाहर निकली और उसकी पूंछ मुड़ी हुई थी। अगले ही पल उन पर हमला करने और उन्हें खा जाने के लिए तैयार थी। हालांकि लिटिल फेरी डॉक्टर सांपों से नहीं डरती थी, फिर भी जड़ी बूटी इकट्ठा करने के दौरान अचानक किसी सांप से सामना होने पर वह चौंक जाती थी। लेकिन इस बार यह अलग लगा। लिटिल फेरी डॉक्टर को आश्रित और भरोसेमंद महसूस हुआ। भावना मूल्य जोड़ 100। लिटिल फेरी डॉक्टर बिना किसी डर के गूफी के खिलाफ झुक गई। उसके लंबे फिगर पर भरोसा करते हुए उसे सुरक्षा का एहसास हुआ, क्योंकि वह जानती थी कि गूफी के आसपास होने से कोई खतरा नहीं होगा। हो सकता है कि वह उन भाड़े के सैनिकों जितना लंबा और मजबूत न हो, लेकिन वह कभी नहीं गिरेगा। गूफी ने सहजता से चट्टान सांप से निपटा और आखिरकार चट्टान के नीचे से एक अगोचर मंच देखा। हल्के कदमों से वह मंच के ऊपर तैरता हुआ, आसपास के माहौल का जायजा लेता हुआ। यहाँ काफ़ी अफरा तफरी थी, किसी के आने का कोई संकेत नहीं था, जिससे उन्हें उतरने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही थी। एक पल सोचने के बाद गूफी ने अपना हाथ उठाया और हवा का एक झोंका भेजा। उसकी ताकत पर उसका नियंत्रण एकदम सही था। उसने आसपास की टहनियों और पत्तियों को बिना किसी अन्य नुकसान के हटा दिया। गूफी ने लिटिल फेरी डॉक्टर को नीचे उतारा और जैसे ही उसका हाथ उसे छोड़ता है, गर्म सनसनी फीकी पड़ जाती है, जिससे लिटिल फेरी डॉक्टर कुछ हद तक खालीपन महसूस करती है। लिटिल फेरी डॉक्टर खोई हुई महसूस करती है। भावना मूल्य जोड़ 100।
वह अचानक बाहर आ गई। उसे एहसास हुआ कि वह भी अपनी कमर के चारों ओर गुफेल के हाथ के लिए तरस रही थी और उसका चेहरा फिर से लाल हो गया। जल्दी से उसने गंभीरता से चारों ओर देखा, अपनी मंजिल की पुष्टि की और फिर आगे बढ़कर उसे पुकारा, युवा मास्टर, इस तरफ आओ। जल्द ही वे एक गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुंच गए। ये स्पष्ट रूप से एक धूप वाला दिन था और आसपास का वातावरण गर्म था, फिर भी उनके सामने की गुफा में एक ठंडी आभा थी। गूफी ने नेतृत्व किया और गुफा में प्रवेश किया। अंदर ये शांत और अंधेरा था, लगभग इस हद तक कि कोई अपने सामने अपना हाथ नहीं देख सकता था। जैसे जैसे वे चलते गए, गूफी शांत रहे, उनके कदम स्थिर रहे, जबकि लिटिल फेरी डॉक्टर का चेहरा पीला पड़ गया। गुफा में हल्की ठंड ने उसे घेर लिया, जिससे लिटिल फेरी डॉक्टर कांपने लगी और उसकी त्वचा में रोंगटे खड़े हो गए। दूसरी ओर गूफी को अच्छा लग रहा था। अपने डूक्यूई की सुरक्षा के साथ वह ठंड से बेखौफ अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित कर सकता था। शांत सुरंग में केवल उनके कदमों की हल्की आवाज गूंज रही थी। लिटिल फेरी डॉक्टर विशेष रूप से बहादुर नहीं थी और ऐसे क्लॉस्ट्रोफोबिक वातावरण का सामना करते हुए वह थोड़ा डरी हुई महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाए। शुक्र है कि गूफी उसके साथ थी। उसने चुपके से राहत की सांस ली, उसके करीब खड़ी रही, एक कदम भी पीछे रहने की हिम्मत नहीं की। वे लंबे समय से चल रहे थे और गुफा अंतहीन लग रही थी। लिटिल फेरी डॉक्टर के पैरों में दर्द होने लगा, लेकिन उसने शिकायत करने से इनकार करते हुए अपने होंठ काट लिए। धमाका! अचानक गूफी उसके सामने अचानक रुक गई। लिटिल फेरी डॉक्टर विचारों में खोई हुई, समय पर ध्यान नहीं दे पाए और जड़ता के कारण गूफी की पीठ से टकरा गई, जिससे अप्रत्याशित रूप से उसका निकट संपर्क हो गया। मुझे खेद है, यंग मास्टर, मुझे नहीं पता था कि आप अचानक रुकने वाले हैं। मुझे वास्तव में खेद है, मैं ध्यान नहीं दे रही थी। लिटिल फेरी डॉक्टर घबरा गई। भावना मूल्य जोड़ 100। लिटिल फेरी डॉक्टर को पता नहीं था कि क्यों, लेकिन उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने महसूस किया कि उसका चेहरा जल रहा है। उसकी अभिव्यक्ति में घबराहट थी, क्योंकि वह गूफी से माफी मांगते हुए हकला रही थी। उसकी आवाज़ में एक लगभग अगोचर सिसकी थी और गूफी ने तुरंत इसे नोटिस किया। भले ही उसने टक्कर में खुद को चोट पहुंचाई थी, फिर भी वह उससे माफी मांग रही थी। गूफी असहाय होकर मुस्कुराए। कोई बात नहीं, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने करीब से मेरे पीछे चल रहे थे। ये सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर का दिल और भी तेजी से धड़कने लगा, जो कि किंगशान टाउन में बहुत लोकप्रिय शांत और संयमित लिटिल फेरी डॉक्टर से बिल्कुल अलग था। अगले ही पल लिटिल फेरी डॉक्टर ने चारों ओर देखा, ये समझते हुए कि गूफी अचानक क्यों रुक गई थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि आगे का रास्ता एक पत्थर के दरवाजे से अवरुद्ध था। इन पत्थर के दरवाजों में आमतौर पर तंत्र होते हैं। मुझे इसे खोजने दो, लिटिल फेरी डॉक्टर या अस्थायी रूप से सुझाव दिया। कोई ज़रूरत नहीं। गूफे ने अपना सिर हिलाया और अपनी हथेली से मारा। पत्थर का भारी दरवाज़ा तुरंत टूट गया। लिटिल फेरी डॉक्टर ने सहज रूप से उड़ते हुए मलबे को चकनाचूर कर दिया, लेकिन ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि गूफे के नियंत्रण में टूटे हुए पत्थर का एक भी टुकड़ा उनके पास नहीं आया। लिटिल फेरी डॉक्टर ने प्रशंसा महसूस की। भावना मूल्य जोड़ 100। युवा मास्टर वास्तव में मजबूत है। डूक्यू पर उसका नियंत्रण पूर्णता के स्तर पर पहुंच गया था। लिटिल फेरी डॉक्टर ने अंदर से आश्चर्यचकित किया। इसके बाद वे खजाने को पुनः प्राप्त करने के लिए गुफा में और भी गहराई में गए और रास्ते में 3 संदूक पाए। चून की नक्शे का टुकड़ा कंकाल के साथ था। लिटिल फेरी डॉक्टर ने पास जाने की हिम्मत नहीं की, इसलिए गूफेल चाबी प्राप्त करने के लिए चला गया। जब वह ऐसा कर रहा था तो उसने कंकाल की बाह में छिपे नक्शे के टुकड़े को भी सावधानी से लिया और उसे अपनी अंगूठी में रख लिया। उसने लिटिल को बताने की योजना नहीं बनाई थी, पर डॉक्टर को इसके बारे में वैसे भी बताया, और अगर उसने ऐसा किया भी तो यह व्यर्थ होगा क्योंकि उसके पास इसका उपयोग करने का कोई तरीका नहीं था। बहुत अधिक जानने से उसे कोई फायदा नहीं होगा। उसके बाद उन्होंने एक एक करके संदूक खोले, जिसमें 7 रंगीन जहर शास्त्र, एक उड़ने वाली डू तकनीक और एक उच्च स्तरीय जुबान क्लास डू तकनीक स्क्रॉल दिखाई दिया। छोटी परी डॉक्टर की आंखें चमक उठीं, लगभग चमकदार खजानों से अंधी हो गईं। छोटी परी डॉक्टर को आश्चर्य हुआ। भावना मूल्य जोड़ 100। गूफी ने वस्तुओं पर नजर डाली, उनमें से कुछ भी नहीं चाहिए था। अपनी वर्तमान साधना के साथ, जब तक कि यह एक उच्च स्तरीय पृथ्वी रैंक या उड़ने वाली डू तकनीक से ऊपर न हो, यह उसके लिए बेकार होगा। युवा गुरु, क्या आप वास्तव में कुछ नहीं चाहते हैं? छोटी परी डॉक्टर को दोषी महसूस हुआ। भावना मूल्य जोड़ 100। गूफी को सभी खजाने उसे देते हुए देखकर छोटी परी डॉक्टर खुद को दोषी महसूस करने से नहीं रोक पाए। आखिरकार उसने बदले में कुछ भी दिए बिना मदद मांगी थी। हालांकि ये भी संभव था कि गूफी को ये चीजें मूल्यवान नहीं लगीं। गूफी ने उसे उदास होते हुए नहीं देखना चाहा। उसने अपनी नज़र पास में जंगली जड़ी बूटियों के झुंड पर घुमाई। वहाँ कुछ अच्छी जड़ी बूटियां हैं। मुझे नीचे आने के लिए कहने के लिए उन्हें तुम्हारा भुगतान मान लेना चाहिए। गूफी ने गुफा में उगने वाली जड़ी बूटियों की ओर इशारा किया और मुस्कुराया।
ठीक है युवा मास्टर, यहाँ रुको, मैं उन्हें तुरंत आपके लिए इकट्ठा कर दूंगा। ये सुनकर छोटी परी डॉक्टर ने चमकते हुए मुस्कुराया, फिर अपने औजार निकाले और जड़ी बूटियां इकट्ठा करने पर ध्यान केंद्रित किया। गूफी ने उसकी आंखों में प्रशंसा के भाव के साथ उसका काम देखा।